और जो हमारा सर्वर होता है उधर ही, जो हमारा सर्वर जहाँ पे अपने डिप्लॉय किया होता है अपना बैकएंड, वहां पे वो कोड रहता है, खाली वहां से हिट कर रहा होता है बार बार कि मुझे यूजर ला दो, मुझे डैशबोर्ड ला दो, डैशबोर्ड के अंदर पेशेंट ला दो, पेशेंट के अंदर अगर कोई चीज है ई कॉमर्स में कुछ ऐड है तो मुझे प्रोडक्ट ला दो, उस प्रोडक्ट की पेमेंट ला दो। इसलिए हम उस कोड को अपना बैक सर्वर पे रखते हैं कि वहीं रखा रहे, क्लाइंट क्लाइंट की तरफ ना आए, वरना हम चाहें तो हम इसको क्लाइंट की तरफ भी रख सकते हैं अपने कोड को जो हमने बैकएंड पे लिखा है। तो मकसद ये होता है कि यूजर एक्सपीरियंस जो हो ना क्लाइंट का, यूजर का, वो बहुत अच्छा अच्छा हो, फास्ट चले, उसको उतनी परेशानी ना हो। तो इसलिए हम अपना बैकएंड का कोड मोस्ट प्रेफर करते हैं कि सर्वर पे ही रखें। ठीक है, और कोई? सर मैं इस बात को समझाऊं, नोड जो है ना वो रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो हमारी मतलब जावास्क्रिप्ट है या फ्लटर, जो डार्ट या फ्लटर पे काम कर रहे हैं फ्रंट एंड में, ठीक है, और पीछे एक्सप्रेस है, तो उन दोनों को लिंक करने के लिए हमें जो रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए ना, वो नोड होगा। देखें, हाँ, एक बात आपकी भी सही है। पहले जो जिन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी वो भी काफी अच्छी बात करते थे, अब समझने की जरूरत है। ठीक है, बैकएंड की जरूरत क्यों पड़ी, पहला तो सवाल ये है। पहला तो उनका बिल्कुल जो उनका सवाल था वो जायज था कि सारी चीजें अगर हम फ्रंट एंड पे डाल देंगे, फ्रंट एंड के ऊपर तो हम कोड देख सकते हैं ना समहाउ। ठीक है, तो फ्रंट एंड के अंदर जाके कोड भी देख सकते हैं। अगर मैंने कहीं किसी के पासवर्ड लिखे हुए हैं तो वो भी मुझे फ्रंट एंड पे अगर मैंने सेव करवाए हुए हैं तो ये कोई भी देख सकता है और उसको लॉग इन या जो भी हम करना चाहें वो सारे काम हम कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है, पहला सवाल। सर बेसिकली जो फ्रंट एंड आ रहा है वो भी तो बैक एंड से ही आ रहा है ना, ब्राउजर तो सिर्फ अभी मैं रिएक्ट की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, आपसे समझने थोड़ी देर के लिए। अगर आपने कोई अभी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, और अगर आपके पास कोई सिक्योर डेटा, हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने दो। पहले मुझे ये बताएं कि अगर मैंने कोई रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई है और थोड़ी देर के लिए मैं कोई सर्वर यूज नहीं कर रहा, ठीक है, जहां से मैं डेटा लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ये समझना है। होस्ट करने के लिए तो कोई ना कोई सर्वर चाहिए। अब वो होस्टिंग सर्वर इज अ डिफरेंट थिंग, और जो हम अभी सर्वर एप्लीकेशन सर्वर्स देख रहे हैं नोड.जेएस के ऊपर जो बना रहे हैं और ये सारी चीजें देख रहे हैं, इज अ लिटिल बिट। अब सवाल ये है कि अगर मैं सारा काम फ्रंट एंड पे कर दूं, लाइक मैंने यूजर नेम और पासवर्ड सारे एक एरे के अंदर सेव करके रखे हुए, तो मैंने वहीं पे लॉजिक लगाई हुई कि यार जब भी कोई यूजर लॉगिन आता है तो मैं उसी एरे में से जाके मैच करता हूँ कि हाँ यार क्या ये यूजर एग्जिस्ट करता है, ये पासवर्ड मैच करता है, तो उसको लॉगिन करता हूँ। तो क्या ये सही तरीका है, पहला सवाल। सर इंतहाई गलत तरीका, और ये प्रैक्टिस है ही नहीं कहीं भी। और सर ये सिक्योरिटी इशू भी है। स्टैटिक कहते हैं ना जी, ऐसे सर्च को स्टैटिक कहते हैं। नहीं, स्टैटिक तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि क्या मैं यूजर ऐड करूंगा तो क्या यूजर ऐड होंगे उसके अंदर? हो जाएंगे क्योंकि साइन अप करूंगा ना, और एरे मेंटेन कर रहा हूँ, तो क्या मैं जब भी साइन अप करूँ तो एरे के अंदर यूजर ऐड करता हूँ, तो ये डायनामिक ही है। जब आप उसको ब्राउजर क्लोज करेंगे तो आपको सब डेटा लॉस हो जाएगा। हाँ, वो एक अलग चैप्टर है, मैं लोकल स्टोरेज में भी सेव करवा सकता हूँ, लेकिन अभी भी मेरा सवाल वहीं पे खड़ा हुआ है, क्या ये सही तरीका है? नहीं सर, ये सिक्योरिटी इशू भी होगा इससे। यस, क्यों? क्योंकि जब हम फ्रंट एंड पे बात करते हैं तो हमने हमेशा देखा है कि हम कोई भी सीक्रेट की या सिक्योरिटी वाइज हम कुछ जो चीजें हमारी क्या कहते हैं यूजर ज्यादातर जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है, लाइक क्रेडिट कार्ड का डेटा और इस टाइप की चीजें हम सेव नहीं करवाते और फ्रंट एंड पे कहीं भी नहीं रखते, क्योंकि फ्रंट एंड पे क्या आपको पूरा कोड नजर आ जाता है। ऐसा है, कभी देखा आप लोगों ने? जी जी सर। यस सर, अभी क्लास के बीच में भी देखा कई बार सीएसएस कॉपी किया सर। यस एग्जैक्टली, तो फ्रंट एंड पे ऐसी चीजें नहीं रखते। अब ऐसी चीजें कहाँ रख सकते हैं? अब ऐसी चीजें कहीं ऐसे सर्वर पर रख सकते हैं जहां पे हम उसको सिक्योर रख सके और जो जिसकी परमिशंस हो वही उसको यूज कर सके, क्योंकि वो जिस तरीके से ब्राउजर में हर चीज नजर आ जाती है उस तरीके से सर्वर में हर चीज नजर नहीं आती। तब सिक्योरिटी वाइज तो सर्वर पे जाना जरूरी था, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए ये समझ लेते हैं दूसरे एंगल से। सर इसलिए करते हैं ना, यस, टोकन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि 10 यूजर्स हो सकते हैं ना। अब 10 यूजर ने लॉगिन तो कर दिया, अब 10 यूजर एक दूसरे की पोस्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या टू डू की बात कर लेते हैं। मैं लॉगिन करता हूं और मैं टू डू की रिक्वेस्ट करता हूं सर्वर पे। अब सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा बंदा आया हुआ है, यूजर ए है, बी है या सी है?
कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपको अपने क्लाइंट एंड से यानी फ्रंट एंड से सर्वर पे भेजनी पड़ती है जो कि बताता है कि मैं यूजर ए हूं, मैं यूजर बी हूं, यूजर सी हूं, अब मुझे मेरा डेटा लाके दो। जैसे फेसबुक है, फेसबुक में जब मैं लॉगिन करता हूं तो जो मेरी पोस्ट्स हैं, जो मैंने काम किया हुआ है, वो सारी चीजें मुझे नजर आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपसे रिलेटेड पोस्ट या आपने जो पेजेस लाइक किए होंगे उसका डेटा आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही है ना? तो फेसबुक को कैसे पता चलता है मैं लॉगिन? क्योंकि जब मैं लॉगिन हुआ तो फेसबुक ने मुझे एक आइडेंटिटी दे दी, वो आइडेंटिटी मेरे पास फ्रंट एंड में पड़ी हुई है। अब मैं उसको फ्रंट एंड से हमेशा सर्वर पे लेके जाता हूँ और सर्वर को पता है। और ये एक आइडेंटिटी के अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके अंदर सेशंस आ जाती है, कुकीज आ जाते हैं, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मेक इट वेरी सिंपल। अच्छा, मुझे लग रहा है कि नोड.जेएस थोड़ा सा ना क्विक रिव्यू। हेलो, टेस्टिंग। सर आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि नोड.जेएस थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हुए एडब्ल्यूएस की तरफ बढ़ते हैं। क्या ख्याल है? जी सर, ठीक है। सर दोबारा बोलिए कि क्या कहा आपने? हाँ सर, अपोलो सर्वर वगैरह हम देखेंगे उसको डिटेल में। नहीं नहीं, इस वाले क्वार्टर में तो हम प्योरली एडब्ल्यूएस पे है। ये नोड.जेएस भी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक दफा सर्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप उसको अगर एडब्ल्यूएस पे बनाना चाहें तो एडब्ल्यूएस पे भी बनाएंगे हम। जब हम EC2 यूज करेंगे तब आप बना सकते हैं। आप खुद बनाइएगा, मैं तो नहीं बनाऊंगा खैर, लेकिन सर्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको कि भाई क्या मैं सर्वर बना सकता हूँ। तो अगर एपीआई आप बना सकते हैं, थोड़ा सा क्लाउड ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके सर। तो हम स्टार्ट करते हैं। गिटहब पे पड़ी हुई रेपो। गिटहब पे रेपो बनाता हूँ। ये वाले कोड की नहीं है, ये वाला भी मेरा पुराना कोड है, मैंने उठाया हुआ है तो मैं बना के देता हूँ आपको, ठीक है? तो ये कंप्लीटली पूरा नोड.जेएस है, ठीक है? लास्ट क्लास में सिर्फ हमने हेलो वर्ल्ड किया था, लेकिन ये हेलो वर्ल्ड से बहुत आगे की चीज है, तो मैं यहाँ पे एक एक चीज रन करके नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको फाइल्स दिखा रहा हूँ, आपको रन करने का तरीका आता है। जैसे ये मैं अभी कौन सी वाली फाइल पे खड़ा हूँ, 01 हेलो वर्ल्ड जेएस पे। इसको रन करने का क्या तरीका है? npm start या node index.js जो भी फाइल पहले तो ये फाइल देख के बताएं, क्या मुझे यहाँ पे npm start या npm करने की जरूरत है कुछ? नो सर। क्यों? सर node hello world.js चल जाएगा सर इस पे। क्योंकि इसमें ना मैंने कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, ना कुछ। एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनी हुई है। अगर ये मैं ब्राउजर पे चलाऊंगा तो चलेगी? नो सर, नहीं चलेगी। आई मीन ओके, HTML से लिंक करना पड़ेगा सर। हाँ डेफिनेटली, यानी चल जाएगी ना? यस, तब चलेगी सर। यस सर, डेफिनेटली। तो ब्राउजर पे ये फाइल चलाऊंगा तब भी चलेगी, और मैंने नोट से चलाई है तो भी चलेगी। कभी कभार ना ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ जावास्क्रिप्ट है ना, फ्रंट एंड पे भी जावास्क्रिप्ट है और बैक एंड पे भी जावास्क्रिप्ट है। तो कभी कभार मिस्टेक ये हो जाती है कि हमें पता है कि ये लाइब्रेरी है जो कि बैक एंड की है, कभी हम उसको डायरेक्ट अगर फ्रंट एंड पे चलाएंगे तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगी। तो ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि जो आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं वो फ्रंट एंड है या बैक एंड है, ठीक है? थोड़ा सा। अब ये इसके हमने देखे थे कुछ मॉड्यूल्स इसके पास खुद मौजूद है, नोड.जेएस के बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, याद है? लास्ट क्लास में देखा था हमने। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि नोड.जेएस और एक्सप्रेस ये दोनों कंबाइन होके मतलब कि काम करते हैं, या नोड.जेएस की भी मतलब कि अगर हम काम करें तो उसमें भी हो सकता है? क्योंकि अक्सर का यूट्यूब की वीडियोस आ रही होती हैं जिसमें लिखा होता है कि नोड.जेएस से डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं, ठीक है, इस तरह। हो सकता है, हो सकता है। देखिए, नोड.जेएस क्या है? वो तो एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो आपकी जावास्क्रिप्ट को रन करके दे रहा है ना। एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है, ठीक है?
जो नोड के ऊपर ही चल सकता है एक्सप्रेस, नोड के बगैर एक्सप्रेस चल सकता है? नहीं सर। नहीं चल सकता, क्योंकि उसको रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमें Node.js। ठीक है, अच्छा, तो ये देखिए इसके पहले से मॉड्यूल्स मौजूद है। हम एफएस की बात करें तो एफएस इज फाइल सिस्टम। क्या मैं फ्रंट एंड से फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ? जी सर, HTTP कॉल करके। हाँ, मतलब हमें एक फाइल अपलोड का ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई भी वेरी स्पेसिफिक काम कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे अपने सिस्टम में कहीं से भी किसी भी फाइल को कोडिंगली एक्सेस करना हो तो क्या पॉसिबल है? फ्रंट एंड से अभी बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचिए। नहीं, तो ये काम हम कहाँ से कर सकते हैं? बैकएंड। ये देखिए, ये फाइल सिस्टम एफएस, ठीक है। तब ये फाइल सिस्टम के ये सारे फंक्शंस और ये सारी चीजें मौजूद हैं, एपीआईज हैं, एक्सेस है, फाइल ओपन करना, उसमें लिखना, राइट करना, रीड करना, ये देखिए सारी चीजें, ठीक है। सिंक और एसिंक के बारे में पता है आपको? जी सर, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट याद है, सिंक और एसिंक। हाँ हाँ, जावास्क्रिप्ट ही है ये, हम जावास्क्रिप्ट की बात करें। सिंक क्या होता है? लाइन एग्जीक्यूट सिंक्रोनाइजेशन एंड एसिंक्रोनाइजेशन होता है ना, एसिंक। तो सिंक्रोनाइजेशन पहले बताएं क्या होता है? सर बेसिकली जो 1 चल रहा होता है, लाइन बाय लाइन रीड करें। ठीक है, क्या एसिंक में लाइन बाय लाइन रीड नहीं करता? अब सवाल है। सर करता है, सेट अमाउंट लगा के बेसिक कर ले। वो टाइम ले रहा है वो किसी भी चीज को सॉल्व करने में। अगर अच्छा, इसका ये बताया मुझे, मैं क्या देता हूँ। कॉल बैक के बारे में सबको पता है? जी सर। ठीक, मैंने ये 4 का लूप लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई कंसोल लॉग 2। सही है क्या? अच्छा, लेट्स से ये मेरे पास है, आई डोंट नो ये। अब क्या होगा? ये फोर्स आगे नहीं जाएगा। हाँ, पहली लाइन ये चलेगी और ये इस लाइन पे रुका रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा चल रहा है? सिंक चल रहा है, ऐसा ही है ना? तो ये इस लाइन पे कभी जाएगा? जब तक नहीं जाएगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। और मुझे ये बताओ कि जब हम Node.js की बात करते हैं तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज डिस्कस की थी, क्या थी? सिंगल थ्रेड। हाँ, तो अगर मैं ऐसा कोई काम कर दूं Node.js में तो क्या होगा? आप समझे कि ये नंबर 1 पे हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं हम, जिसको हम कहते हैं टू डू व्हाटएवर, और ये हमारा रिस्पॉन्स जा रहा है, तो क्या होगा जरा बताइएगा। ये भी मैं बात कर रहा हूँ किसी यूजर 1 ने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, ये तब हो रहा है। तो इतनी देर में जब तक ये यूजर 1 रिक्वेस्ट आया, टू डू चलना स्टार्ट हुआ, और इतनी ही देर में किसने रिक्वेस्ट कर दी? किसी यूजर 2 ने। तब क्या होगा जरा बताएं Node.js के सिनेरियो में सोच के। सिंगल थ्रेड है तो ये ब्लॉक कर देगा। एग्जैक्टली, ये ब्लॉक कर देगा। ये कब तक ब्लॉक करेगा? सबसे पहले तो ये यूजर 1 ने रिक्वेस्ट की और ये काम चल रहा है आपका, तो एक तो यूजर 1 को रिस्पांस आपने भेजा नहीं है, तो यूजर 1 खुद वेटिंग की लिस्ट में खड़ा हुआ है, ऐसे ही ना, वेट कर रहा है वो भी रिस्पांस का। और इतनी देर में यूजर 2 ने भी कर दी, तो ये भी वेट पे खड़ा हो गया। अब ये वेट पे कब तक चलता रहेगा? जब तक यूजर 1 को रिस्पांस, इसका रिस्पांस क्या नहीं होगा? एंड नहीं होगा, मतलब रिस्पांस कंप्लीट नहीं होगा, ये समझना, ठीक है। उसके बाद फिर इसको रिस्पांस आना स्टार्ट होगा। तो अब समझ लें कि जब तक ये यूजर 1 ने ये वाला इतना कोई हैवी टास्क लगा दिया है कि जिससे आपका आईओ ब्लॉक हो गया, तो आईओ ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से आप किसी और रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये सिंक वाला था। और एसिंक का मतलब क्या होता है? एसिंक की कोई एग्जांपल कोई बता सकते हैं मुझे? अच्छा, एसिंक की एग्जांपल आपसे पूछ लेता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे, कंसोल लॉग किया, ठीक है, ये 1 है, सबने यूज किया होगा आई बिलीव। यूज किया है फ्रंट एंड पे हम लोगों ने। यस सर, एपीआई कॉल के लिए हम लोग करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, एपीआई कॉल के लिए हम यूज करते हैं फेच, और भी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, एक्सियोस भी यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाटएवर, जो भी हम यूज कर लें, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन मुझे ये बताएं
कि जब तक डेटा लेने जाता है ये दोनों फैच और एक्सियोस, क्या हम वेट करते हैं या आपका कोड आगे चलना फिर स्टार्ट हो जाता है? अगली लाइन पे वो चलना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, कंसोल 1 चला, एक्सियोस ने कहा कि यार डेटा लेके आओ, तो ये प्रॉमिस था, ये डेटा लेने चले गया, ठीक है। और जब डेटा वापस आएगा तो क्या करेगा, ये इसको रिजॉल्व कर देगा प्रॉमिस को, ऐसा है, जी सर जी। ठीक है। तो हुआ क्या, 1 चला, रिक्वेस्ट लेने गया, आपका आयो जो ब्लॉक था वो फ्री हो गया। क्यों फ्री हो गया, क्योंकि ये टास्क लग चुका है ना, अब उसको पता है कि जब इसका रिस्पॉन्स आएगा जब मुझे जवाब देना है। उसके बाद आपका किस पे चले गया, लाइन 3 पे, 3 पे 1 2 3, ठीक है, लाइन हाँ जी। मतलब कंसोल लॉग 2 पे चले गया, ठीक है, मेक सेंस। तो ये मल्टी थ्रेड है। हाँ, ये मल्टी थ्रेडेड नहीं है, मतलब ये सिंक नहीं है, ये क्या कहेंगे हम इसको, एसिंक। क्या अब यहाँ पे अगर मेरे पास 2 यूजर या 3 यूजर्स आ जाए, यूजर्स 1 आ जाए, 2 3, तो क्या ये आयो ब्लॉक करेगा किसी तरीके से? तो इस में सर नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए रिक्वेस्ट लेने आया, रिक्वेस्ट आई 1 की, पैच लगा, अब आपका जो सर्वर था वो क्या हो गया, फ्री हो गया। क्यों फ्री हो गया, उसको पता है कि ये प्रॉमिस है, जब इसको डेटा मिलेगा तब मुझे क्या करना है, इसको रिस्पॉन्स करना है, ऐसा ही है। तो अब जी सर। ये आया, ये निकल गया प्रॉमिस के लिए, फिर दूसरे की रिक्वेस्ट आई, फिर वो भी निकल गया रिस्पॉन्स लेने के लिए, तीसरा आया, तीसरा भी रिस्पॉन्स। अब जिसका डेटा का रिस्पॉन्स आता जाएगा उसको रिस्पॉन्स मिलता जाएगा, तो आपका सर्वर कहीं भी ब्लॉक नहीं सर ये हुआ। मैनेज कैसे होता है? ये मतलब Node.js मतलब खुद मैनेज कर रहा है ना, ये अपने पास जावास्क्रिप्ट का एक इसके अंदर पूरा इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट है, वो हम फिर इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। चले आगे चलते हैं। तो ये देखिए ये सिंक है, अगर मैं इसमें देखिए लिखा हुआ भी है रीड डायरेक्टरी सिंक। अब ये क्या करेगा, इस डायरेक्टरी को सिंक करके जो भी फाइल की लिस्ट है उसमें एरे लाके मुझे यहाँ पे दे देगा। चला के दिखाऊं या कर लेगा, चले मैं ये वाला कोड रन कर रहा हूँ। कौन सा है भाई ये मुझे बताइएगा, फाइल का नाम 02 क्लियर है सर। 02, ठीक है। क्या मुझे ये बताएं कि इसमें मुझे npm चलाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब npm इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी? क्यों? नहीं सर। पैकेज नहीं क्योंकि ये वाला जो Built-in पैकेज module है है, सर। ये बिल्ट इन मॉड्यूल है Node.js का, यस। ये देखें, ये करंट फोल्डर की सारी फाइल्स को लेके आ गया। कोई मसला? सर बेसिकली नोड मॉड्यूल में ये तमाम चीजें पड़ी होती है ना, यही है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, नोड मॉड्यूल में ये तमाम चीजें नहीं पड़ी होती। अभी देखो मैंने इसको बताया था, मैंने कहा है कि करंट डायरेक्टरी को रीड करो। करंट डायरेक्टरी कौन सी है? और ये ओके। तो देखो इसने रीड की और ये सारी चीजें लिखा है। क्या यही वाली फाइल आपको नजर आ रही है? आप ये देखिए abc.txt, ये रही abc.txt। मेक सेंस? आगे चलें। तो ये ऐसे ही बता दो कि नोड जैसे ये सारे आप काम कर सकते हैं। ये वाला पूरा कोड मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग, बल्कि कर दूं आप तो आती जी सर, फिर अच्छा हो जाएगा। सर अगर हम fs फंक्शन को फ्रंट एंड से कॉल करें, इसके लिए क्या एग्जांपल बनेगी, थोड़ा सा ये फ्रंट एंड आप थोड़ी देर के लिए सोचो, आप कोई एक फाइल बनाना चाह रहे हो, और वो फाइल दो तरीके होते हैं, या तो हम किसी क्लाउड पे सेव करवाते हैं, या तो मैं कहाँ पे सेव करवाता हूँ, अपने सर्वर पे। ऐसा ही होता है ना। अभी तक हमने जितना भी काम किया होगा, आई थिंक हमने क्लाउड पे ही सेव करवाया होगा फाइल्स। गूगल क्लाउड स्टोरेज मौजूद है, S3 मौजूद है, तो इस तरीके से। अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, इसमें यही यूज करूं और इसी के अंदर बना दूं Q4, तो ज्यादा बेहतर है जी सर। अलग बनाऊं, सवाल है। आई थिंक इसी में बना देते हैं, ये ज्यादा बेहतर लगता है ऑप्शन। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा Q4 और हम क्या
करना है बस यही सीखिए क्वार्टर फोर के अंदर सेंस बैलेंस करते हैं जल्दी से और Q4 बैलेंस Q4 ये अब हमें करना है स्टेटस ठीक है इसे भी 1 मिनट देते हैं इसके अंदर कहीं अच्छा ये यहाँ से मुझे सिर्फ ये देखने कि कहीं नॉन मॉड्यूल्स मौजूद नहीं है गलती से चले जाने देते हैं फिर देख लेंगे इसको Okay, makes sense. Master. Okay. ठीक है बात की क्लास सबको यूआरएल देने की जरूरत है या पहुंच जाएंगे सब ठीक है YouTube/PIAC हो गया अच्छा यहाँ पे आप लोग स्टार्स डालते जाइएगा ताकि मुझे पता चले कितने लोग अभी तक देख रहे हैं इसको और वॉचिंग में अपने आप को ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे एक वॉच का भी ऑप्शन आता है मैं अभी लॉगिन नहीं हूं तो मुझे नजर नहीं आ रहा वॉचिंग से ये फायदा होगा कि इसके अंदर अब जब कोड पुश होगा तो आपको ऑटोमेटिक ईमेल आती रहेगी अपडेटेड कोड की ओके मेक सेंस हो गया ये आ गया Node.js ठीक है यहीं से देख ले सकते हैं बल्कि यहाँ से नहीं मैं कोड से ही देखूंगा ज्यादा बेहतर है मेरे लिए कोड से देखना अच्छा सारा काम इसी पर से आ जाएगा ओके हम तो यहाँ पे रीड और राइट देख ले जल्दी जल्दी किस तरीके से हम कर रहे हैं हम रीड फाइल कर सकते हैं हम राइट फाइल कर सकते हैं और अपेंड फाइल और राइट फाइल में क्या समझ में आता है आपको फाइल के अंदर राइट करना होता है राइट फाइल यानी पूरी फाइल को रीराइट करता रहेगा ठीक है जब भी आप कुछ लिखेंगे पहले आपने लिखा ABC तो अब जब दोबारा रीराइट करने जाएंगे XYZ तो वो क्या करेगा पूरी फाइल को रीराइट कर देगा हाँ ABC रिमूव करके पूरी फाइल में XYZ आ जाएगा जब मैं अपेंड करने जाऊंगा तो अपेंड का क्या फायदा होता है हमेशा वो लास्ट में एंड में ऐड कर देते लास्ट में ऐड कर जाएगा यानी आपको फाइल के अंदर अपेंड करना है और रीड फाइल का मतलब रीड करना है रीड करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा सर एक क्वेश्चन है मेरा ये बोलिए सही फाइल सिस्टम हाँ FS जी बोलिए सर ये जब हम फाइल को रीड कर रहे होते हैं तो इसका हम मतलब क्या लें मतलब हमारे पास तो डाटा ऑलरेडी आप कुछ भी सोचें मैं यही कह रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि ये आपके पास बैकएंड पे डेटा पड़ा हुआ आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि डेली की लॉग्स फाइल बनानी है एक डेटा जमा हो जाता है आपके पास अब मैं कहता हूँ कि यार ये लॉग फाइल है ना डेटाबेस में सेव नहीं कर रहा मुझे फाइल्स बनानी है अब मैं क्या करूँ एक ऑप्शन होता है ना डेटाबेस में हम लोग सेव कर रहे होते हैं सारी चीजें तो सर सिंपल एग्जांपल हाँ सर देखें हमारे पास कोई भी चीज है वो आ तो डेटाबेस से रही है ठीक है जरूरी नहीं मतलब ना अब इवेंट्स जो होते हैं मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यूजर ट्रैक करना है कि मेरे पेज में उसने आज पूरे दिन क्या क्या हरकतें की अब आप क्या करोगे ये बताओ वो क्या आपके डेटाबेस पे सेव होता है नो सर वो तो सर्वर से जाएगा ना डाटा ट्रैक करेगा फंक्शन कॉल होंगे हाँ मतलब वही तो कह रहा हूँ ना तो वो आप कहीं ना कहीं एक तरीका तो ये है कि आप डेटाबेस में लिख दो ठीक है और जो ज्यादातर जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि डेली की एक्टिविटी की फाइल्स बना लेते हैं लॉग फाइल्स और वो ऑटोमेटिक लॉग फाइल्स 30 डेज के बाद वो डिलीट करते रहते हैं
डिपेंड ये करता है सर वो। ये चीजें जो हम ये जो इस वक्त हमने सर्वर लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऐसे ज्यूम करना चाहें कि ये डेटाबेस में नहीं जा रही, ये डेली बेसिस पे या कुछ टाइम पीरियड के लिए सर्वर पर ही सेव हो रही है और वहां से डिस्कार्ड हो रही है, am I right? मैं आपसे, हाँ ऐसा ये समझ लें। अगर थोड़ी देर के लिए ये कहूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं आपको एक ऑब्जेक्ट देता हूँ, ठीक है, फ्रंट एंड से, और उसको मुझे किसी फाइल में सेव करवाना है और उस फाइल का यूआरएल मुझे यूजर से शेयर करना है। अब मैं क्या करूँ इस केस में? थोड़ा सा सोचें, आप बताएं। सर ठीक है, सर्वर ही इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, ठीक हो गया सर, थैंक यू। लेकिन मुझे राइट करना पड़ेगा ना कहीं, जैसे फाइल्स अगर मुझे बनानी है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है या जेसन आ रहा है उसकी अगर मुझे फाइल बनानी है, तो उसको मुझे फाइल बनाने के लिए फाइल सिस्टम यूज करना पड़ेगा। डायरेक्टरी रीड करनी है, फाइल बनानी है, राइट करना है, अपॉइंट करना है, व्हाटएवर जो भी करना है। मेक सेंस? सर ये उसी तरह से नहीं जैसे C++ में हम अपनी किसी भी डायरेक्टरी में फाइल को जो है हाँ बिल्कुल 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 वैसा ही है, ये वही है पूरा सेम है। फाइल सिस्टम यानी हर मतलब C# ले लें, C++ ले लें, हमने जावास्क्रिप्ट में ये करके देख लिया। अच्छा, ये पाथ होते हैं इसके, फाइल नेम को पास करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बना के दे देता है हमें, ठीक है। ये आप लोग रन करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा इसके अंदर ये क्या है। तो जल्दी से बता दो, ये पढ़ के समझ में आता है किसी को? ऑपरेटिंग सिस्टम सर। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम से हमने क्या किया? टोटल मेमोरी रैम। आप अपनी रैम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या आपकी रैम मतलब वही कि टोटल मेमोरी कितनी है, फ्री मेमोरी कितनी है। ऐसा तो नहीं मेमोरी फुल हो गई है तो अब मुझे कोई नेक्स्ट स्टेप लेना, तो इस टाइप की चीजें भी आप कर सकते हैं। ये वाला काम अगर मुझे टर्मिनल से करना, कोई बता सकता है क्या लिखूं? जी सर, वो एक कमांड सी आई थिंक फ्री था, फ्री माइनस है, ऐसे कुछ था। नहीं नहीं तो माइनस एच था सर। फ्री माइनस एच? नहीं नहीं, फ्री है ही नहीं वो, मुझे नहीं है सर। ये रहा टॉप। टॉप के अंदर देखेंगे ये आपके एवरेज सीपीयू का भी दे रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें दे रहा है आपको। जो आप टास्क मैनेजर देखते हैं ना अपना यूजुअली, जो हमें नजर आ रहा होता है, ये देखें डिस्क रीड राइट, नेटवर्क रीड राइट, ये आपकी मेमोरी है और ये आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो ये टॉप से पता चलता है। ये शायद लिनक्स में भी चलता है, हाँ लिनक्स में भी चलता है। लिनक्स में फ्री माइनस एम लिख के देंगे किसी के पास है लिनक्स? नहीं सर, लिनक्स में टॉप ही चलता है सर, मैं लिनक्स से यूज करता हूँ, टॉप ही चलता है। फ्री माइनस एम या फ्री लिख के देखें। फ्री पहले फ्री है या नहीं? हाँ सर, फ्री आ गया, मेमोरी आ गया ना, लिनक्स में है फ्री, यही मैं कह रहा हूँ। वो सिर्फ मेमोरी का बताता है, ठीक है। वेल सर सिर्फ इसका काम है। जी बोलिए बोलिए। मैंने कहा इसका काम सर, हम अगर एप्लीकेशन बनाई है तो क्या इसका काम सिर्फ सिस्टम की मेमोरी बताना ही है? ना ना ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सीपीयू देख सकते हो, हार्ड डिस्क देख सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे देख सकता हूँ, इसमें क्या क्या चीजें मेरे पास मौजूद है, कैसे देख सकता हूँ भाई? इसकी जरूरत क्या है? और अगर हम इसको वेरिएबल में स्टोर कर ली है तो अब इसके ऊपर मैनिपुलेशन भी कुछ कर सकेंगे? मतलब आप अपने यूजर को दिखाने के लिए शो कर सकते हैं। यानी अब ये से एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया दोनों से और वो आपने फ्रंट एंड पे भेज दिया, फ्रंट एंड पे आप अपनी मेमोरी बता रहे अप एंड डाउन करके। ये देखें, आपका सिस्टम का अप टाइम बता सकते हैं कि कितने दिनों से सिस्टम चल रहा है, यूजर की डायरेक्टरी बता सकते हैं, होस्ट नेम बता सकते हैं, लोड एवरेज बता सकते हैं, कितने सीपीयूज हैं वो बता सकते हैं। तो ये देखें, ये सारी चीजें जो भी ओएस से हम पॉसिबिलिटी यूज कर सकते हैं, ये सारी यहाँ पे मौजूद है आपके पास। जिस तरह सर मोबाइल के अंदर हमें स्क्रीनिंग टाइम आ रहा होता है 2-3 घंटे 4 घंटे का, कितनी देर? यस यस, लेकिन ये पूरी अप टाइम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का अप टाइम है। यानी जब आपकी मशीन अप हुई है तो ये पूरा उसका बता रहा है। अब आप अपने लिनक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। आप लिखिए अपने लिनक्स के अंदर अप टाइम, तो आपको वो बता देगा क्या होता है मेरा अप टाइम। ये देखिए मेरा सिस्टम 18 डेज से चल रहा है, तो आप अपने सिस्टम में अप टाइम तो वो आपका बता देगा कितने दिन से चल रहा है, क्या चल रहा है, व्हाटएवर। सर्वर तो मेरे ख्याल में 2-2 3-3 साल चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। सर लेकिन ये होगी सिर्फ रीड ओनली ना? हाँ हाँ, ये रीड ऑनली है बिल्कुल। आप जैसे ग्राफ की बता रहे हो, आपके पास जो टास्क मैनेजर में सारी चीजें आ रही होती हैं तो रीड ऑनली होती है ना सारी। ग्राफ ऊपर नीचे जा रहे होते हैं ना, हार्ड डिस्क के, मेमोरी के, सीपीयू के, उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते।
सर अगर हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं और उसके ऊपर ये फंक्शनैलिटी देते हैं तो जिस सिस्टम के ऊपर वो वेब एप्लीकेशन ओपन होगी उस सिस्टम को ही बताएगी। न्यूज सिस्टम का बताइए, जहां पे सर्वर है उसका बताइए। फ्रंट एंड तो आप कहीं भी दिखा सकते हैं ना, मैं कहीं भी बैठ के फ्रंट एंड तो देख सकता हूँ। तो वो उसका फायदा क्या हुआ? आप अपने सर्वर की अपडेट्स ले सकते हैं ना दोस्त। ये सोचिए, आप बिगर पिक्चर सोचे। जी सर, एक सॉल्यूशन की हमने अभी काम किया था कल लाइव, तो यूजर को चाहिए था, जो क्लाइंट था वो चाह रहा था कि ना मेरी सर्वर की सारी चीजें बताओ। हाँ मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा यूजर है ना वो 3 से ज्यादा लॉगिन आईडी नहीं कर सकते, 3 से ज्यादा डिवाइसेस पर। हमने यहाँ से दिखा दिया एक चीज है। देखिए ये इस तरीके से, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये यूजर की रिक्वायरमेंट होती है। जब यूजर कहता है कि मुझे अपने सर्वर की अपडेट बताओ क्या चल रही है भाई, आप कह रहे हो कि मेमोरी मेरी कम पड़ रही है, तो वो कहता है आपका क्लाइंट के भाई मुझे तो बताओ कि क्यों मेमोरी कम पड़ रही है। तो फिर आपको पूरी ये सारी बतानी पड़ती है उसको कि ये प्रोसेस इतना टाइम लेता है, वॉट एवर, बहुत सारी चीजें आती है फिर उसके अंदर मैनेजमेंट में। हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स पढ़े थे, जी सर। तो ये देख लें, ये जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हम मतलब फ्रंट एंड पे फिर सर्वर से कैसे? ये फ्रंट एंड के नहीं है, यही सवाल है, ये फ्रंट एंड के नहीं है, ये किसके इवेंट्स हैं आपके पास? बैकएंड के। इसके लिए कोई आप एग्जांपल बता सकते हैं कि बैकएंड में किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए? अब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि कह रहा हूँ कि यार जब भी यूजर ऐड हो रहा है यानी लॉगिन हो रहा है, तो मुझे है ना डेटाबेस में ऐड नहीं करवा रहा। थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं ये वाला वेरिएबल है मौजूद फॉर ऑनलाइन यूजर्स, ठीक है। एक सिंपल बेसिक से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसमें काउंटर लगा हुआ है। जब भी यूजर आ रहा है तो उसको ऐड करना है, और जब भी यूजर जा रहा है तो उसको माइनस करना है। तो क्या पॉसिबल है? यस हो सकता है ना। तो क्या यहाँ पे दो इवेंट, यूजर लॉग्ड इन और यूजर लॉग्ड आउट, और उसके ब्याज पे ये वाला काम कर सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन के अंदर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बहुत इसी के हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस की थी, हम मॉड्यूल देखा था HTTP, ये भी इसका बिल्ट इन मॉड्यूल है। ये हमें क्या बना के दे देता है? हमें एक HTTP सर्वर बना के दे देता है, और HTTP सर्वर बनाने के बाद हम इसमें टू बी वेरी स्पेसिफिक इस तरीके से काम करते हैं। ये प्योर नोड है, जिस तरीके से आप कह रहे थे ना कि हम नोड के ऊपर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो लेकिन नोड के ऊपर बनाने का मकसद ये है कि आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, ये डेफिनेटली ना। अब जितने भी आएंगे तो उसमें मुझे चेक्स लगाने पड़ेंगे या नहीं लगाने पड़ेंगे? ठीक है, चेक्स लगाने पड़ेंगे ज्यादा। तो क्या एक्सप्रेस में ये सारा? नहीं सर, इफ की कंडीशन से नहीं, एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ। ये तो नोड.जेएस का कोर मॉड्यूल हम HTTP यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें ये सारा काम करना पड़ा है ना। लेकिन जब मैंने एक्सप्रेस यूज किया था, एक्सप्रेस.जेएस, तो क्या मेरा काम थोड़ा सा आसान हुआ था? जी सर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कोई जल्दी से पढ़ के बता सकते हैं मुझे? जो भी आप लोगों ने एग्जांपल दी थी ये उसी से रिलेटेड है। आप लोग पूछ रहे थे ना FS क्यों यूज कर, थोड़ा सा ये पढ़ के मुझे बता दे जल्दी से। हम HTTP सर्वर बना रहे हैं जहाँ पे हम URL गेट कर रहे हैं रिक्वेस्ट से, जो भी हम हिट कर रहे होंगे ना HTML फाइल रिटर्न करेगा, ठीक है। ठीक है। तो क्या अब यहाँ पे मुझे फाइल रीड करने के लिए कौन सा मॉड्यूल चाहिए होगा? FS फाइल से, ठीक है। क्या मैं डायरेक्ट दे सकता था यहाँ पे, डायरेक्ट फाइल का नाम दे दूं? तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ? ये फाइल है या टेक्स्ट है उसको तो पता ही नहीं है ना। तब अभी हमने क्या किया, हमने कहा कि यार इस फाइल को रीड करो, और इसका जो भी डेटा आ रहा है ना वो हम भेज रहे हैं कहाँ पे? इसके रिस्पॉन्स के अंदर। अब इस फाइल डेमो फाइल बन क्या है यहाँ पे, ये देखें ये डेटा है, ये इसको रीड करेगा और ये इसको सेंड कर देगा यहाँ से। मेक सेंस? समझ में आती है? एक और एग्जांपल देख लें, ये रहा। ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे डेमो स्क्रिप्ट, और जैसे हमने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी कि अब हमें एक एक फाइल को वो करना पड़ेगा। क्या HTTP होगा तो हमें जावास्क्रिप्ट देना पड़ेगा, JS देना पड़ेगा, या JPG देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये देखिए फिर इस तरीके से करना पड़ेगा।
सर ये जो सेशन ट्रैक हो रहा होता है, कहते हैं कि आपने इतने दिन लॉग इन, इतने टाइम के लिए लॉग इन रहे हैं, ये सर्वर स्पेस एक्टिविटी होती है कि डेटाबेस में जा रहा था डाटा सर? ये डिपेंड करता है कि सामने वाला मतलब जो आर्किटेक्चर कैसा डिफाइन किया हुआ है। अगर जब ये इस टाइप का डेटा होता है कि जब आपको रखना होता है तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, हम डेटाबेस में भी रख सकते हैं या तो हम मेमोरी में भी रख सकते हैं। अब वो भी डिपेंड करता है, फिर मेमोरी में रखने के लिए फिर हम कुछ और टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे अगर आपका सर्वर बंद हो जाए तो आपका डेटा लॉस ना हो। तो बहुत सारी चीजें हैं ये। अगर आप मुझसे पूछो, अगर सिंपल अगर मुझे अभी बनाना हो इस स्टेज में, तो मैं डेफिनेटली डेटाबेस में सेव करवाऊंगा उसको, कि जैसे ही लॉगिन हुआ एक लॉगिन का टाइम उसमें सेव कर दिया, और जब तक लॉग आउट नहीं होगा तो वो वहां पे वो आपका जो डेटाबेस के अंदर एक टेबल के अंदर आपकी डेटा पड़ा मौजूद होगा। जैसे ही लॉग आउट होगा तो हम वो कर देंगे, और जब भी आप गेट करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि यार अभी क्या टाइम हुआ है और ये लॉगिन कब था, तो आप उससे डिफरेंस निकाल के आप शो कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सिंपल सा एक है, देख लें। सिंपली क्या करना होगा 3 मिनट इसके लिए सॉरी, ये 22 इसको चेक करने के लिए हाँ पोस्टमैन यूज करते हैं। पोस्टमैन एक यूटिलिटी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। ये रहा, इसको आप अपने पास डाउनलोड कर लें, या आई थिंक इसका एक्सटेंशन भी है, लेकिन मैंने डाउनलोड किया हुआ अपने सिस्टम में पोस्टमैन। ये मैंने पोस्टमैन किया, ये मेरा पोस्टमैन। इसको लॉगिन कर लीजिएगा, आप अपने पास लॉगिन हो जाएगा। ये इसका यूआरएल का मॉड्यूल मौजूद है हमारे पास, तो ये देखें। सर आपके पास कोई ऐसी एक एप्लीकेशन बनी हुई है कि जिसमें कोई किसी वेबसाइट के साथ में पूरा नोड अटैच करके तैयार की हुई है, उसका हमें देखो। मेरे गिटहब पे शायद होगी, मैं चेक करके बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। तो ठीक है, ये हमने देखा। सर वो काइंडली पोस्टमैन को रिमूव कैसे करते हैं, वो उसकी जगह पे शॉर्टकट की है वो बताएं प्लीज। क्या कैसे करते हैं? सर ये जो आप वीएस कोड के ऊपर से पोस्टमैन को इन्वोक करते हैं ना, तो एक सर्च की विंडो आती है, वो कैसे किस शॉर्टकट से क्या आती है काइंडली बता दें, तो मेरा हो नहीं पा रहा था। मैंने वैसे तो थंडर से कर लिया था, मगर ये यहाँ से नहीं हो पा रहा था, प्लीज। वीएस से तो मुझे नहीं पता, लेकिन सही आप ओके। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ओपन किया हुआ है जी, ठीक है। अब हम मानते हैं अपने ये वाला ले लेते हैं, ठीक है जी। इसको रन करने का तरीका क्या भाई? सर आपको माइक यूज करना पड़ेगा। ओके बस तो ये देखें, इसको रन करने का तरीका ये है कि जो हमारी ये वाली फाइल मौजूद है हम इसी को रन करते हैं। तीनों फोटो क्यों नहीं चल के दे रहा बस। अच्छा ये आप पोस्टमैन में रन कर रहे हैं? अभी पोस्टमैन में रन नहीं कर रहा, अभी मैं सबसे पहले अपना HTTP सर्वर रन कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। कोई यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो ओके पहले से पोर्ट चल रही है, नो वरीज कोई टेंशन नहीं है, हम बैठे हुए यहाँ पर। कैसे हो सकता है? This method close without अच्छा कोई mistake है इसका, वहाँ पे है वो देखो। I think sir request dot params dot URL होता है। ओके एक मिनट दीजिएगा, ये मसला है इसमें ना, नीचे वाला कोड कमिट नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, ये इस तरह का मसला कर दिया। ठीक है, हो गया, स्टार्ट। अब ये चल रहा है पोर्ट नंबर 0 व्हाट। तो सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल ब्राउजर पे देख लेता हूँ, ठीक है। HTTP this
लोकल होस्ट कॉलन 399, तो हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा सर्वर एटलीस्ट चल रहा है। मेक सेंस? ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट पे आगे कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ से ये प्लस का बटन दबाया तो एक ये न्यू विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ अभी, गेट का। गेट का। ये मैंने यूआरएल जो था मेरा वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ सेंड, तो ये देखिए आ गया, जो रिस्पॉन्स आना था वही रिस्पॉन्स आया, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब इसमें कुछ और भी काम किए हैं वो देख ले तो मैंने क्या काम किया हुआ है। अच्छा, एपीआई कोर्सेज, ठीक है। अब ये वाला राउट मैं हिट करता हूँ पोस्टमैन से 30 एपीआई कोर्सेज। ठीक है, लेट्स सी, ये देखें ये डेटा आ गया आपके पास, एरे मौजूद है। एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे ये मैंने बनाई हुई है। ये सर पोस्टमैन में बॉडी है, बॉडी का मतलब ये है कि हमारा ब्राउजर एक तरह से हाँ, जो रिस्पॉन्स आपको वहां पे मिल रहा है वो बॉडी में ही मिल रहा होता है ना। तो ये सी की बॉडी प्रिटिफाई, अब इसमें दो तीन ऑप्शन, आप प्रिटिफाई करके डेटा देख सकते हैं, प्रीव्यू करके देख सकते हैं, व्हाटएवर ये इसका। अच्छा, अब और भी है हमारे पास एपीआई यूजर्स है, मैं एपीआई यूजर्स भी देख लेता हूँ। पोस्टेज की जगह हमने करते हैं एपीआई यूजर्स, रिस्पॉन्स क्या, तो ये देखेंगे यूजर्स की लिस्ट है, यूजर ए यूजर बी। तो ये सिंपल सा है। अगर मुझे कोई पोस्ट करना है, कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी तो मैं यहाँ से पोस्ट देख सकता हूँ। पोस्ट, सर ये जो लाइन आपने लिखी है लोकल होस्ट, इसको हम सिंपल एपीआई कह सकते हैं? ये एपीआई है बिल्कुल, ये डेफिनेटली। अभी ये मेरे सिस्टम में तो इसका, इसके लिए ये क्या नजर आ रहा है आपको, लोकल होस्ट। अगर आप इसको कहीं डिप्लॉय करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो उसका डिप्लॉयमेंट यूआरएल मौजूद होगा ना। जैसे अगर मैं इसको EC2 पे करूंगा इंशाल्लाह ताला, आज नेक्स्ट क्लास तक अगर हम पहुंचते हैं वहां तक, तो EC2 के अंदर आप यही वाला सर्वर हम डिप्लॉय करेंगे और आप इसको लाइव एक्सेस कर रहे होंगे। सर ये मल्टीफॉर्म डेटा के बारे में बताएं सर, इसमें फाइल्स अपलोड वगैरह सर ये किस तरह से होती है? सॉरी सर ये मल्टीफॉर्म डेटा जो हम कोई फाइल वगैरह अपलोड करते हैं सर्वर पे, बाद में देखते हैं उसको, हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ एक मिनट दे दीजिए, ये क्या बना हुआ है, मॉड्यूल्स हैं जावा से, आपको मॉड्यूल्स पता है, कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं की भी इसमें मैंने। एक्सप्रेस यहाँ पे है, तो ये देखें एक्सप्रेस में ये पूरा बना हुआ है इधर। अब मैं ये सबको गो थ्रू नहीं कर रहा, अब मैं AWS की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो Node.js का ये कोड आपके पास मौजूद है, आप लोगों को चला के ट्राई करना है, हिट एंड ट्राई कर लीजिएगा। ये देखिए सारी चीजें इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। कुछ चीज नहीं होगा तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आज हम AWS से स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये कोड तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। रन करने का तरीका आपको पता है कि इसको रन कैसे करना है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, जी बोलिए। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह हम में से कोई भी शख्स, फॉर एग्जांपल मैं अपने घर बैठा हूँ, कोई भी अपने घर बैठा हुआ है, मेरे पास जो लोकल होस्ट चल रहा है सर, तो मैं चाहता हूँ जब भी कोई शख्स रिक्वेस्ट करे मेरी वेबसाइट पे तो रिस्पांस मेरे सिस्टम से जाए। तो सर ये पॉसिबल है सर? नहीं, अभी नहीं हो सकता। आप लोकल होस्ट से कर तो सकते हो, कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि जो आप DSL या आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो आपको एक IP एलोकेट करता है। ठीक हो गया सर। ठीक है, अब फिर उस IP के, यानी अगर मैं DSL की बात करता हूँ, थोड़ी देर के लिए हम ये सोच लेते हैं, DSL तो सबको पता है कि घर में किसी का भी PTCL का DSL हो या व्हाटएवर कोई DSL, उसका जो DSL होता है उसका भी एक वो होता है मैनेजमेंट कंसोल जैसे सर होता है। ठीक है ना, उस पर होती है पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग ये होती है कि जैसे आपके सिस्टम, मतलब आप कहते हो कि असल में होता क्या, मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, होता क्या है देखें, पब्लिक IP, ये पब्लिक IP जो एलोकेट हुई होती है वो कहाँ पे आपके होती है, इंटरनेट प्रोवाइडर देता है ISP, ऐसा ही है ना। अगर आपके पास DSL मौजूद है तो आपको एक पब्लिक IP मिलेगी। ठीक है, और अभी आप इसके अंदर होते हैं तो आप इसके नेटवर्क का पार्ट होते हैं, तो आप क्या बोलूं इसमें, एक आपकी प्राइवेट लोकल IP होती है, लोकल प्राइवेट IP। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मौजूद है क्या, हमारे पास ग्लोब। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कर लेते ग्लोब। अच्छा जी, होता क्या है, ग्लोब एक्सेस किसको कर सकते, पब्लिक IP को। क्या वो प्राइवेट IP को एक्सेस कर सकता है ग्लोब? यानी ग्लोब का मतलब अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ याहू से या हॉटमेल से या जी,
वेबसाइट। अब मुझे जल्दी से बताएं क्या होता है। सर ग्लोब से जब रिक्वेस्ट आती है तो पब्लिक आईपी पे आती है सर। हाँ, तो अभी मैं काम कर रहा हूँ कहाँ पे, मैं अभी कौन से लेवल पे खड़ा हुआ हूँ? सर मैं तो ये जो लोकल होस्ट है, हाँ ये लोकल होस्ट है, ये मेरी आईपी है ना यहाँ पे। ये लोकल होस्ट आपके सिस्टम का नाम होता है, डिफॉल्ट नाम लोकल होस्ट होता है, और इसकी कोई ना कोई आईपी मौजूद। लेट्स से मेरे अभी सिस्टम की आईपी मौजूद है 192.168 ऐसे है, मुझे नहीं पता कि मेरे सिस्टम की क्या आईपी है, लेट्स से 9 कह देता हूँ। और मैं कहता हूँ मेरा जो एक्चुअली डीएसएल लगा होगा वो डीएसएल की आईपी क्या होती है, यूजुअली 01 ही होगी, 01 होगी या 11 होगी या वॉटएवर जो आपके पास चल रहा होगा या चल रही होगी। तो ये ऐसा है, तो हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यस सर, हम दोनों तो कर सकते ठीक कर सकते हैं। क्या ये उठ के लास्ट तक आ सकता है, ग्लोब उठ के प्राइवेट आईपी आ सकते हैं डायरेक्ट? नहीं आ सकता। तो इसके बीच में क्या मौजूद होता है हमारे पास, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब मैं जाता हूं अपने सर्विस प्रोवाइडर को कहता हूं यार मेरे पास जो है ना पोर्ट 90, इसको तो है ना मैपिंग कर दो किसके साथ, मेरी पब्लिक आईपी के साथ। तो ये कुछ ऐसा करता है कि 3090 मैपिंग कर देगा पब्लिक आईपी के साथ। अब मैं जब भी इधर से हिट करूंगा, अब मेरी पब्लिक आईपी क्या थी यहाँ पे, ये प्राइवेट आईपी थी, और लेट से अभी पब्लिक आईपी मेरी क्या है, थोड़ी देर पोस्ट कर देते हैं, मेरी पब्लिक आईपी है 172.09.9 व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, ये समझे पब्लिक आईपी। तो अब ग्लोब से मैं कहां पे एक्सेस करूंगा ये बताएं, ये प्राइवेट 172 वाले पे 172 यस। अब ग्लोब जब भी एक्सेस करेगा उसको पता है कि मुझे ए पे हिट करने के लिए जाना है 107 पे, और कौन से पोर्ट पे जाना है, 099 पे। क्या मैं अगर यहाँ पे पोर्ट चेंज कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ मेरी लोकल पोर्ट 309 है, लोकल पोर्ट 309 है, लेकिन जो पब्लिक आईपी पे पोर्ट हो वो हो जाए 4000 लेट्स से। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे हम डॉकर के अंदर पोर्ट मैपिंग करते थे ना, एग्जैक्टली सर, मेरे माइंड में यही आ रहा था। तो ये इस तरीके से होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके सिस्टम को आप अपने सिस्टम पे दूसरी रिक्वेस्ट को लेके आना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, फिर आपके पास एक पब्लिक आईपी आ जाएगी। अभी भी आप देख सकते हैं, अभी आप कैसे देख सकते हैं कि व्हाट इज योर पब्लिक आईपी, व्हाट इज माई IP.com। सर लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है, ये तो पब्लिक आईपी चेंज होती रहती है बार बार। यस, ये भी डिपेंड करता है, बहुत से आप पब्लिक आईपी आप परचेज भी कर सकते हो। तो आप बता दो कि भाई मुझे डीएसएल वालों को बोलो कि मुझे एक पब्लिक आईपी चाहिए, तो वो आपको दे देगा, फिर वो आपके डीएसएल के साथ वो आईपी फिक्स्ड हो जाएगी। अब ये देखिए, ये मेरी पब्लिक आईपी है, आप लोगों की सबकी अपनी अपनी एक पब्लिक आईपी आ रही होगी। जब जब आप लोग अपने सिस्टम पर लिखेंगे व्हाट इज माई IP.com, ये आपकी पब्लिक आईपी है। तो इससे ये पता चला कि अगर मुझे किसी को भी देना है आईपी, अगर मुझे पब्लिक आईपी एक्सेस करवाने के लिए, तो मुझे कौन सी आईपी पड़ेगी, ये वाली। सर लेकिन अगर ये इस तरह चेंज होती रहेगी तो हमें हर बार फिर चेंज करना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिकली मैप? नहीं, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। चल में चेंज हो गया, खत्म कहानी। अब आपको सिर्फ पब्लिक आईपी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप सामने वाले को बता सको, क्योंकि डीएसएल के ऊपर पब्लिक आईपी नहीं होती, वो आपको मैप करवानी पड़ती है, बैकएंड से ही वो आईएसपी वाले कर रहे होते हैं काम। अच्छा सर, इसका एक आसान तरीका भी है, अगर मैं हाँ बोले सर, इसके लिए एक आप SSH टनल क्रिएट कर दें, तो वो सिंपल एक कमांड है, उससे जो है ना डायरेक्टली आपको एक लिंक मिल जाता है और उस लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर लेते हैं। सही है। वैसे थर्ड पार्टी बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं कि आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दे तो वो ऑटोमेटिक आपको किसी URL के ऊपर भी मैप करके देगा। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो तरीका है वो ये यूज कर रहे होते हैं। तो पता मैं तरीका बता रहा हूँ, उसमें कुछ इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता, सिंपल एक आप कमांड रन करते हैं, मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप कर दें, लेकिन जिसको देखना वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर जो असल नेटवर्किंग के हिसाब से और ये सारी चीजें हैं ना, वो ये अभी आपके सामने है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे हम Node.js को स्टॉप कर रहे हैं आज के लिए। कोड आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, यूज कीजिए, एक एक फाइल्स को रन कीजिए, चलाएं, उसके अंदर चेंज करें, अपने हिसाब से देखते रहें। इसके अंदर जो असल काम है ना वो ये जरूर देखिएगा आपका ठीक है, इसमें सारी चीजें मौजूद है। देखिए मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट भी इसमें मौजूद है, भी है, JWT टोकन भी यहाँ पे यूज किया हुआ है। लेकिन इसको यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या मौजूद है आपके पास,
पैकेजेस। पैकेज जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप एक्सप्रेस के फोल्डर में जाएंगे तो आपको क्या रन करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कमांड npmi, ठीक है, npmi यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये देखें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज हो रही है ना, तो ये आपको देख के पता चल जाएगा सब कुछ इसमें। तो ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, बाकी अगर कोई मसला होगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा देखेंगे इसको। तो एक एक फाइल चला के दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि ये ऑलरेडी है और आप लोगों को समझ में आ गया, तो आप लोग खुद ही रन करके देखें तो ज्यादा बेहतर है। ओके, तो इसको पढ़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट के डॉक्स पे? कहाँ पे? सॉरी सर ये कहाँ पर है? मैं कह रहा हूँ उसको पढ़ना कहाँ पर है? ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए, अब पहले तो आपको मेरा कोड देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। अगर आपको और टू बी वेरी स्पेसिफिक किसी एक, असल में होता क्या है कि अभी तक मैंने भी है ना ये सारे मॉड्यूल्स यूज नहीं किए, जहां जहां जिस एप्लीकेशन के अंदर जरूरत पड़ती है तो फिर आप वो वाले मॉड्यूल्स यूज करते हो। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे डीएनएस से कोई काम लेना है तो मेरे पास मौजूद है। अब डीएनएस के अंदर फिर बहुत सारे और तीसरी चीजें जैसे फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम जरूरी नहीं है कि आपको जरूरत पड़े आपके प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन पता होना जरूरी है। तो इसी कोड लिखा गया है मैंने कि आप लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। इससे ज्यादा ही है, लेकिन ये ज्यादातर मेजर चीजें जो ज्यादातर यूज होती हैं कभी। अच्छा, ये कहाँ पे मौजूद है भाई, ये भी मैं बता देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है सर। जी 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 जी। तो क्वेश्चन ये कि हम रिस्पॉन्स डॉट एंड पे अननोन लिखते हैं, तो वहां पे अगर मैं कोई डिफरेंट टैग यूज करना चाहता हूँ HTML के, वो एक तो यूज कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ मल्टी लाइन यूज हो, जैसे कि अननोन के बजाय मेरे पास मल्टीपल स्लैश आता है, स्लैश अबाउट आता है, स्लैश API आता है, स्लैश प्रोडक्ट आता है। मैं चाहता हूँ आप अननोन के बजाय मेरे तीनों डिफरेंट API अपना यूआरएल मैं वहां पे लिख दूं, तो वो अननोन की जगह वो आ जाए। हाउ इट पॉसिबल? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। सर सिंगल लाइन तो दिखा देता है, मल्टी लाइन में कॉमा डिलिमीटर से यूज कर रहा हूँ, या मुझे उसका आइडिया नहीं हो पा रहा है, आप काइंडली बताएंगे? आप एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ से HTML को साइड में, तो जैसे हमने ये लास्ट क्लास अभी लास्ट एग्जांपल में भी हमने पूछा था ये वाला। आप यहाँ पे अगर एरर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी HTML की फाइल पूरी दे दे तो वो सामने के वाले के पास पूरी HTML की फाइल चली जाएगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करके ओके सर, ओके। अच्छा जी, तो अब AWS में ठीक है जी। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन थी तो सही कहीं कहाँ थी ये, तो प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन भी मैंने खुद तो नहीं बनाई कंप्लीटली, ठीक है, आप लोगों के लिए AWS जो पूरा हमारा कोर्स है। अच्छा, यहाँ पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक और चीज शेयर करना चाह रहा था, वो था कोर्स का कंटेंट, ये टॉपिक्स। ठीक है, हम अपने कोर्स के अंदर ये सारी चीजें कवर करेंगे इंशाल्लाह थ्रू द कोर्स। सर इस स्लाइड का लिंक शेयर कर देंगे? मैं वही करने जा रहा हूँ। सर ग्रुप में शेयर हुई थी तो क्या वही बुक हम फॉलो करेंगे? नहीं, बुक हम फॉलो नहीं करेंगे इसमें, बुक रेफरेंस के लिए होगी आपके। बाकी यहाँ पे मोस्टली काम ऐसे नहीं कि मैं कोडिंग वाला, इसमें ज्यादातर काम नहीं होगा, इसमें ज्यादातर काम आपको यूजुअली होगा उसी का AWS का कंसोल मौजूद है, वहीं पे हम जाके सारी चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो कोर्स कंटेंट थोड़ा सा जल्दी से हल्का फुल्का ऊपर से देख के चलते हैं। EC2 जिसकी में अभी बहुत सारी बातें और सर सारी चीजें आएंगी जी। सर अगर काइंडली कोई स्टूडेंट कंफर्म कर दे कि नया पेज अगर उन्होंने कर लिया है क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू AWS का, तो हो गया क्या हुआ, मैंने खुद क्या हुआ था, हो गया सर, और काफी स्टूडेंट्स करवाया हुआ है मैंने, तो हो जाएगा अगर आप लोग करें। अभी अकाउंट बनाइएगा, मैं करता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन मेरे साथ अकाउंट बनाने से पहले जब तक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैं कोशिश करें कि सबसे पहले नया पे अकाउंट बना लें,
मैक्सिमम 10 मिनट में बन जाता है। सॉरी, मैंने बनाया सर नया पेपर अकाउंट और 3 दिन में मुझे कार्ड भी मिल गया है। हाँ आ जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कार्ड जरूरी नहीं है। अभी देखिए, नया पे एक वॉलेट है और एक वर्चुअल कार्ड देता है। वर्चुअल कार्ड से आप इंटरनेट बैंकिंग, मतलब इंटरनेट पे कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं या व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें। तो इसी तरीके से AWS के लिए भी हमें एक होता है ना, तो वो कार्ड हमें नया पे देता है। अगर आप बैंक का भी लगाना चाहें, बैंक, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो आप वो भी यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। फ्री है, जब भी तो मैं कह रहा हूँ जो चीज फ्री है वो तो हम यूज कर लें। नया पे फ्री है। मजे की बात ये, वो 10 मिनट के अंदर आपका कार्ड आपके हाथ में होगा, आपके सामने उसकी सारी डिटेल होगी, आप AWS में डालें और उसको यूज करें, जिंदगी आसान। चले, तो हम ये EC2 यूज करेंगे। EC2 के अंदर ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आहिस्ता डेटाबेस से रिलेटेड चीजें भी हैं। राउट 53 क्या है वो भी हम देखेंगे। VPC S3 बकेट जिसे हम कहते हैं उसको हम देखेंगे। AWS की CLI, इलास्टिक बीनस्टैक, CI/CD देख लेंगे। क्लाउड फॉर्मेशंस हैं, मॉनिटरिंग है, SQS है। ये सारी चीज इंशाल्लाह ताला हम थ्रू आउट द कोर्स उसको देखते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, तो अब ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन हम इसको इसी तरीके से इसी ऑर्डर में नहीं पढ़ेंगे। लाइन से जो जो चीजें आती जाएंगी हम वो देखते हुए आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एट द कोडिंग हम ये सारी चीजें देखेंगे। कोडिंग का रोल इधर कितना है? कोडिंग नहीं है इसमें, ना कोडिंग का रोल ही नहीं है इधर AWS के क्लाउड को समझना। कोडिंग नहीं है, जेसन के फाइल्स वगैरह हैं, अगर आप उसको एडिट करना चाहें और सारा काम करना चाहें तो करें। इसमें कोडिंग है। अब EC2 क्या है? एक वर्चुअल मशीन है, और वर्चुअल मशीन का इंस्टेंस कैसे यूज करना है, उसके सिक्योरिटी ग्रुप्स कैसे हैं, उसको SSH से कैसे कनेक्ट करना है, सिर्फ ये देखें। इसके अंदर आपको किसी भी जगह पे कहीं कोडिंग वाला काम नजर आ रहा है? मतलब जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है हम उसको यूज करना है, सीखना है, तो वही चीज है। सॉरी आप लोग, एक सॉफ्टवेयर होता है और उसको यूज करना सीखते हैं। ये ऐसे ही है, बिल्कुल ये क्लाउड है, ये ऐसे ही है, समझिए ये क्लाउड आप सॉफ्टवेयर ही बना हुआ है जिसको हमें यूज करना सीखना है, जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड है। सर तो ये टाइपस्क्रिप्ट वगैरह के हवाले से सर आप बीच में कहते थे कि टाइपस्क्रिप्ट यूज करेंगे AWS वगैरह के लिए, तो वो किस सेंस में फिर यूज होती है? वो स्क्रिप्ट बनती है ना, डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट और इस टाइप की चीजें बनती है, तो उसके लिए आप या तो जावास्क्रिप्ट यूज कर लें, टाइपस्क्रिप्ट कुछ भी यूज कर लें, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन सबसे पहला है कि आपको उसको कंसोल को यूज करना आना चाहिए, उसका पूरे कंसोल। अब देखिएगा थोड़ा भी चलते 2 मिनट में, तो आपको पता चलेगा कि क्यों इतना छोटी छोटी चीजें क्यों इतनी जरूरी आ रही है। अभी देखते हैं, तो स्टार्ट कर लेंगे क्या? स्टार्ट करते हैं AWS से इंशाल्लाह। सर अकाउंट बनाएंगे तो कोई मसला नहीं, आप बना लीजिएगा। अभी मेरे साथ साथ बनाते भी रहें तो अच्छी बात है। जी सर, वही ठीक है। तो व्हाट इज AWS? क्लाउड प्रोवाइडर से क्या मतलब होता है? Amazon की ये लिखा हुआ है, Amazon सर्विसेज, वेब सर्विसेज इज अ क्लाउड प्रोवाइडर। क्या प्रोवाइडर से क्या मतलब, पहले तो ये बताते हैं जल्दी से। सर ये क्लाउड से सर्विसेज स्टार्ट करते हैं। सही है। क्या मैं अपने लोकल सिस्टम, यानी मैं मतलब अपना मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता हूँ अपनी कंपनी? अगर मेरे पास कंपनी हो और मेरे पास रिसोर्सेज हो तो क्या मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा कर सकता हूँ? क्लाउड प्रोवाइडर का मतलब ये है कि आप जो सेटअप अपने लोकल एनवायरनमेंट में बनाते हैं, अगर आप चाहते हैं तो वो जाके क्लाउड पे रखिए, तो वहां पे एक तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है। आप उसको अपने हिसाब से जितना जिस वक्त जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से आप मेमोरी और सीपीयू और ये सारा कुछ कर सकते हैं। बेसिकली आप कर ये रहे होते हैं कि अपने प्रेमिसेस के बजाय सीधा क्लाउड पर डालते हैं, और जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से आप परचेज करते जाते हैं या रेंट करते जाते हैं, और फिर आपकी जो सर्विसेज होती है वो एक के बजाय आप दूसरे रीजन में भी रख सकते हैं। हाँ, ओके। जी, हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं सर्वर पे लाइट नहीं जाती और पाकिस्तान में लाइट जाती, सिर्फ ये फर्क है। ठीक है, ये भी है वैलिड रीजन। ये सिक्योरिटी के हवाले से क्या है, कैसे है? मतलब सिक्योरिटी भी अच्छी है। सिक्योरिटी एक्चुअली
ये तो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आप उसको उस तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं, ये सवाल होता है। अभी हम देखेंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी को हमें ये नहीं पता था कि सर्वर किस जगह पर है, कहाँ पर है, कुछ अगर कनेक्शन खत्म हो जाता है तो वो सारी चीजें चला जाएगा या नहीं नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, मैं बताता हूँ इसमें आगे चलते हुए बताता हूँ कैसे क्या होता है। उबर किराए पे ले लेते हैं। सॉरी, ओके, दे प्रोवाइड यू सर्वर सर्विसेज। जैसे उबर किराए, तो ये वही चीज है। सही, आवाज आपकी थोड़ी सी कट हो गई दोस्त। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी हमारे पास सर्विसेज मौजूद है जो कि जब हमें यूज करनी हो तो ऑन डिमांड हम उसको यूज कर सकते हैं, और स्केल बहुत इजीली हो सकता है। जैसे अगर मैंने कहा था कि Node.js की अगर मैंने एप्लीकेशन अपने सिस्टम के अंदर यूज की है, और एक वक्त आएगा कि वो सिस्टम हैवी हो जाएगा, जब ज्यादा यूजर्स आ गए या हो गया तो वो सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट को ना, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें रिसोर्सेज ऐड करनी पड़ेगी। वही वाली बात है, रैम बढ़ा दी, SSD लगा दी, थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा कर दिया, लेकिन ये मैं कब तक करता रहूंगा ये चीजें, ठीक है। तो एक वक्त आता है कि आप उसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। पहले एक सर्वर था, फिर 2 सर्वर हो गए, फिर तो पहले एक सर्वर को मैनेज करना पड़ता था, तो आपको 3 सर्वर्स को मैनेज करना है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का आपको ध्यान रखना है, यूपीएस वाले सिंक, इंटरनेट का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हैं, पॉइंट्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। AWS डेफिनेटली, क्यों भाग रहा है, एक मिनट में अपना माउस बंद कर दूं, ये शायद ये बंद कर रहा है, ओके। AWS ने काफी अपने आप को ओवर द टाइम इंक्रीज किया। पहले कुछ सर्विसेज थी, फिर कुछ सर्विसेज हुई, इस तरीके से हम देखते हैं आगे। बिगेस्ट वेबसाइट्स जिस तरीके से Amazon और Netflix है, वो भी AWS की सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ये AWS की छोटी सी क्लाउड हिस्ट्री है। 2002 के अंदर ये इंटरनली लॉन्च हुआ था, यानी अपने जिस तरीके से फेसबुक पहले इंटरनली लॉन्च हुआ था ना, आपस के लोग यूज कर रहे होते थे इस तरीके से, उसी तरीके से फिर 2003 के अंदर Amazon इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक और स्टैंड पकड़ी, आइडिया के अंदर मार्केट लेके, आइडिया है मार्केट में। उसके बाद लॉन्च हुआ पब्लिकली, SQS एक सर्विस थी, वो लॉन्च हुई। फिर 2006 के अंदर वापस भी लॉन्च हुआ, उसके अंदर दूसरी सर्विसेज भी लेके आए हैं, ST EC2 जो इसकी फॉर्म है EC2। फिर 2007 में यूरोप में लॉन्च हुआ, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते फिर इन जायंट्स ने भी इसको यूज करना स्टार्ट किया। AWS क्लाउड यूज केसेस क्या हो सकते हैं इसके? AWS बिल्ड स्केलेबल एप्लीकेशंस, यानी आपको वही वाली बात है, एप्लीकेशंस को स्केल करना पड़ता है जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बन जाए, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, जो हाईली यूज हो रही होती हैं। तो फिर उसको स्केलेबल भी उस तरीके से करना पड़ता है कि आप डाउन टाइम बर्दाश्त नहीं करते इतना, लेकिन फिर भी पता है कि डाउन टाइम तो आता है। फेसबुक भी डाउन हुआ था, गूगल भी डाउन हुआ था, Amazon भी डाउन हुआ था, ये होता है। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, जी जी सर देखें, जिस तरह मैकडोनल्ड्स है, नेटफ्लिक्स है, क्या ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इनका डाटा किसी थर्ड पार्टी क्लाउड पर पड़ा हो? सर देखें, क्लाउड इज अ डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि डेटा इनके पास, और इनके पास और बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं, क्या पता है वो यही सर्विसेज यूज कर रहे हो, डेटा उनका अपने पास पड़ा हुआ। इवन के AWS जो है ना, आप कहोगे उनको कि भाई हमें एक मशीन चाहिए, फिजिकली मशीन हमें चाहिए, लेकिन आप अपने वहां पे डेटा सेंटर अपने क्लाउड पे रखें, तो ये भी पॉसिबल है। अभी जो हम यूज कर रहे हो तो वो शेयर्ड और सारी चीजें मिल रही होती है ना, लेकिन अगर आप कहोगे कल मशीन चाहिए जो कि आपके सर्वर आपके क्लाउड में पड़ी है, तो ये भी पॉसिबल है। तो वो उसे आप भी यूज कर सकते हो, कोई यूज नहीं कर सकता। AWS आपको सर्वर देता है? AWS बहुत सारी चीजें देता है, वो हम वही देखेंगे इंशाल्लाह इसी क्या क्या देता है। सर्विस प्लेटफॉर्म है, सभी चीज की क्या है सर? बेसिकली होता है इस तरह कि कोई भी एक सर्विस, कोई भी एक कंपनी यूज कर रही है। जी जी सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए बोलिए।
अच्छा सर, मैं कह ये रहा था कि हो सकता है कि मैकडोनल्ड्स हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, या कोई और भी चीज, कोई भी एक सर्विसेज स्पेसिफिक भी यूज कर सकते हाँ, हैं, yes. जरूरी नहीं कि पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें। Am I right, यस sir? डेफिनेटली, यस बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, ये कुछ इसके नंबर्स और फैक्ट्स मौजूद हैं। 19 के अंदर 35 बिलियन एनुअल रेवेन्यू था, फिर 47% मार्केट का शेयर 2019 में AWS के पास था, माइक्रोसॉफ्ट के पास 22% था, और इस तरीके से और भी बहुत सारे आपको पता है डिजिटल ओशंस और बहुत सारे ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स मौजूद हैं, लेकिन वो सारी सर्विसेज नहीं दे रहे। कुछ सर्विसेज हैं उनके पास, कुछ नहीं है। AWS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको होल एंड सोल सारी चीजें मिल जाती हैं, यानी एक समझे एक ऐसी शॉप है जहाँ पे आपको हर चीज मिल जाती है। और डेफिनेटली पायोनियर है क्योंकि इतना पुराना चलते हुए आ रहा है। अच्छा भाई, साइन इन और साइन अप अकाउंट के लिए ये लिंक्स मौजूद हैं। सबसे पहले आप लोगों को साइन अप करना है, उसके बाद फिर हम साइन इन पे जाते हैं, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपको जल्दी से। चैट कहाँ पे चले गया ये? सर ये थोड़ा सा बताएगा सर्विस परफॉर्मेंस सर्विस मतलब क्या AWS चेक करता है? मैं बताता हूँ। असल में देखें, डेटाबेस की अगर मैं बात करूं आपसे थोड़ी देर के लिए, अब जो सर्विस है ना, एज अ सर्विस हम कहते हैं उसको, अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो क्या है, अगर डेटाबेस अगर मुझे यूज, तो क्या मैं उसको एज अ सर्विस यूज कर रहा होता हूँ या उसको एज अ मतलब प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ? प्रोडक्ट से मतलब कि मैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता हूँ, यूज कर रहा होता हूँ, तो ये एक डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। और सर्विस का मतलब ये कि भाई जैसे फायरबेस का भी आप सबको पता होगा, तो भी हम उस पर चलते हैं। तो एक फायरबेस है, फायरबेस आपको डेटाबेस एज अ सर्विस दे रहा है, डेटाबेस भी दे रहा है और सर्विस भी दे रहा है, जिसमें आप उसकी APIs को यूज करते हुए रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये उसकी सर्विस है। तो वो डेटाबेस एज अ सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। वरना तो अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो डेटाबेस क्लाउड के ऊपर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन काम आपको खुद करना पड़ता है। जी सर। वो एज अ सर्विस हम यूज नहीं कर पा रहे उसको, लेकिन यहाँ पे ये हमें एज अ सर्विस प्रोवाइड करेगा। किस तरीके से अभी हम इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि ये सर्विस क्यों इसको सर्विस कह रहा है। अच्छा जी, सॉरी, इसी को सर्वरलेस कहते हैं। नहीं, सर्वरलेस ऐसा नहीं कहता है। सर्विस तो सर्वरलेस वाली चीज ये है कि आप अपना कोड कहीं पे डाल रहे हो, थोड़ी देर के लिए ये सोच लो कि आप अपना कोड किसी सर्वर पे डाल रहे हो, लेकिन वो सर्वर के पास नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, वो किसी भी सर्वर पे अप एंड रनिंग हो जाएगा। सर्वरलेस एक इसकी भी सर्विस मौजूद है, लैम्डा फंक्शंस AWS के अंदर। नेटलिफाई जिस तरह से अपने फंक्शंस प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक सर्वर बने होते हैं। यस somehow। अच्छा, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ईमेल, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल वो आपसे, फिर मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, कोड आएगा, और उसके बाद आपको वर्जन सिलेक्ट करना पड़ेगा बेसिक। आपका बन जाएगा एक फ्री अकाउंट। जैसे ही फ्री अकाउंट बनेगा तो फिर हमें लॉग इन करवाना है, साइन इन AWS Amazon पे आ जाइएगा। तो मेरे पास कर लेते हैं इसको लॉग इन। मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ देखते हैं। अच्छा, मैं असल में लॉग इन हूँ तो इसलिए वो लॉग इन शो कर रहा है मुझे। सर AWS अकाउंट नेम में क्या है, अपना नेम देने खाली अकाउंट नेम, हाँ, कुछ भी जैसे यूजर नेम्स आप देते हैं ना उस तरीके से। ये देखें, अब ये यूजर रूट यूजर पूछेगा या IAM यूजर पूछेगा। अभी आप लोग जब फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आप किससे कनेक्ट होंगे, अपने रूट यूजर से, ठीक है। यार ये बड़ा सर वैसे कैसी अजीब बात है कि सिस्टम हमारे से पूछ रहा होता है, एक मशीन हमारे से पूछ रही है आप इंसान है क्या? कुछ रोबोट भी होता है, नहीं पता ना। तो ये देखें, ये कुछ इसका इस टाइप का मैनेजमेंट कंसोल आ जाएगा, ठीक है।
प्रेजेंटेशन पे आते हैं। असल में सबसे बड़ा मसला इसका यही है कि इसके अंदर है ना इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, तो इसके लिए हमें आगे पीछे बहुत ढूंढना पड़ता है, इसीलिए हम इसको स्पैगेटी बॉल कहते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, आप किसी भी ऑप्शन के लिए जाएंगे तो कभी यहाँ पे राइट पे जाना है, कभी लेफ्ट पे जाना है, वो सारी चीजें। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा ये देख लें, AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चलते हैं उस पर। इसको मैं खोलूंगा Chrome में। ये देखिए, ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, कहाँ कहाँ मौजूद है ये वो बता रहा है। नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में ये मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब रीजन है, एज लोकेशन है, ब्लू का मतलब। ठीक है, इसका एक इंटरेक्टिव मोड भी होता है, अच्छा था वो। रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन। रीजन से क्या मतलब समझ में आता है आपको? सबसे पहले तो ये पता चले व्हाट इज रीजन। डिफरेंट प्लेसेस। सही है। रीजन एक्चुअली इस तरह से है जैसे इन्होंने अपने रीजन बनाए हुए मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में है या इंडिया में है, और इसी तरह से जब आप एक जगह पे कुछ रीजन सेलेक्ट करके अपना डेटा या अपना सर्वर वहां पे रखते हैं, तो आप उनको कहते हैं कि सेकंड सर्वर जो है वो दूसरा रीजन जो है मेरा ये वाला कर दें आप यूएस का। तो आपका एक तरह से वो होता है कि अगर किसी वजह से कोई डिजास्टर हो जाए फॉर एग्जाम्पल इंडिया साइड पे, तो आपका सर्विसेज आपकी चलती रहे यूएस में, तो ये रीजन इस तरह से। सही सही, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। रीजन्स हैं जिस तरीके से किसी कंट्री को समझ लें, इन्होंने एक अपने हिसाब से इन्होंने बनाए, रिवाइज नहीं बनाया हुआ। वैसे काफी हद तक तो कंट्री वाइज इन्होंने खुद हैंडल किया हुआ, लेकिन फिर भी किसी ज्योग्राफिकली खुद से इन्होंने अपने रीजन्स बनाए हुए, उस रीजन के अंदर उसके अवेलेबिलिटी जोन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मैं उस पर आता हूँ, 2 मिनट दें मुझे। ये यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, मैं कंसोल में जाना चाह रहा हूँ। मेरा कंसोल कहाँ गया? ठीक है, ये देखें, ये इसके रीजन्स मौजूद हैं। ठीक हो गया, ये इतने सारे रीजन्स मौजूद हैं। पहले सुना था पाकिस्तान में भी आ रहा था, उसको कुछ आ रहा था? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, आ रहा था। हाँ, सुनना तो है, बट कब आता है ये तो नहीं पता सर। नहीं आ रहा, बेफिक्र। तो अब ये देखें, AWS के रीजन्स हमारे पास ऑल अराउंड द वर्ल्ड मौजूद है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर कंसोल में भी जाके, और ये देखें ये सारे AWS के रीजन्स आ रहे हैं। और ये नाम क्या है? ये EU ईस्ट 1, EU वेस्ट 1, ये क्या चीज है? ये अवेलेबिलिटी जोन है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं अभी एशिया में खड़ा हूँ, एशिया के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स भी मौजूद हैं, 1, 2, 3 व्हाटएवर, ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो एक रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, और इसका नेम इसी तरीके से बताएगा, तो ये इसी से पता चल जाता है कि ये कौन सा रीजन है, EU ईस्ट, और इसके अंदर कितने जोन मौजूद है, 1 से लेके 3 तक। अभी तक हमारे सामने 3 है, तो इसका अंदर 3 है। ठीक है, मिनिमम 2 होते हैं और आई थिंक मैक्सिमम 5 या 6 होते हैं, ऐसा ही है कुछ। तो इसी तरीके से ये एशिया स्पेसिफिक चल रहा है, और इस तरीके से ये देखिए सारे के सारे ये जोन्स हैं। अब असल में है क्या, असल में जोन का मकसद क्या है? बहुत सी सर्विसेज बहुत से रीजन्स में अवेलेबल नहीं है। वापस बताऊं क्या बोला मैंने? बहुत सी सर्विसेज बहुत से रीजन्स में नहीं है। ठीक है,
जैसे अभी ये देख लें, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ AWS रीजनल सर्विस लिस्ट के अंदर। अब मैं खड़ा हुआ हूँ US ईस्ट के ओहायो में, तो यहाँ पे ये सारी सर्विसेज मौजूद है। हो सकता है कि ये सर्विसेज किसी और रीजन में मौजूद ना हो, जैसे मैं कनाडा में चले जाता हूँ तो मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई सर्विस मौजूद है या नहीं, लेकिन है। मैक्सिमम तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें हैं। जब भी आप कोई रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको सर्विस कौन सी यूज करनी है, उस हिसाब से रीजन सेलेक्ट करना है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ मुझे एशिया में हो तो मैं एशिया यूज करना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं सर्विस यूज करना चाह रहा हूँ वो अभी एशिया में मौजूद नहीं है, तो फिर मैं क्या, और ये रीजन का मकसद क्या, ये भी बताएं थोड़ा सा। ये रीजन इसने बना तो लिए, लेकिन मुझे इस रीजन से क्या फर्क पड़ेगा और मैं क्या यूज करूँ, कौन सा रीजन यूज करूँ। सर मतलब ये इस तरह से लगा कि हमारे सर्वर जहाँ पे काम करने के लिए करीब वाला सर्वर करीब वाला जो सर्वर ज्यादा रिक्वेस्ट जो उसको मिल जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। लेटेंसी कम करने के लिए एग्जैक्टली इसी वजह से, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मुझे इसको हिट करना है तो मुझे लगता है कि अगर उसमें तकरीबन लेट से मैं कहता हूँ 48 सेकंड्स का डिले आएगा, तो क्या उससे कोई नजदीक में कर सकता हूँ? क्या मैं इंडिया वाला सर्च कर सकता हूँ उसमें 20 सेकंड्स का अगर डिले आ रहा है तो? ठीक है ना? इसीलिए यूज किया जा रहा है। उसमें आपको लोकल लॉज, गवर्नमेंट कंप्लायंस, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी ना। हाँ, मैं उसी पे अभी आ रहा था। पहले तो ये देख लेते हैं कि लेटेंसी वाली बात कर लेते हैं कि सबसे अगर मेरे रीजन में मौजूद है तो मैं अपने रीजन का ही यूज करूं सर्वर तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो बहुत फास्ट होगा। अब कोई करनी है कि जो मेरे रीजन में मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, अब मैं क्या करूं? अब मुझे अपना करीब का रीजन देखना है कि जो मेरे रीजन का बहुत करीब हो, जिससे मेरी लेटेंसी कम हो, बहुत फास्ट हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये दूसरी चीज देखनी है। अब मसला आता है कि जब हम किसी और रीजन की तरफ जाते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट है। तो आपको जब भी कोई भी सर्विस यूज करनी हो तो आपको सर्विस के साथ साथ उसकी फिर सारे उसकी क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देखने पड़ते हैं। क्या क्या आप डेटा सेव करवा सकते हो, नहीं करवा सकते, उसकी जो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो आपको देखनी पड़ती है। ये सारी चीजें आपको AWS के कंसोल के अंदर मिल जाती है। ठीक है, जैसे हम ये खड़े हुए थे, ये देख लें एशिया स्पेसिफिक है, इसके अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन मौजूद है। यहाँ पे ये देखें, ये अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे बता रहा है 4 4 3 3 3 ऑलमोस्ट है यहाँ पे। ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम आ जाते हैं तो मोरलेस देखें सबके पास अवेलेबिलिटी जोन आ गई, क्योंकि एक रीजन के अंदर मल्टीपल जोन का मतलब ये कि किसी भी रीजन के अंदर कोई अगर एक जोन कोई एक जगह पे कोई मसला तो एक डेटा सेंटर समझ लेते हैं, एक डेटा सेंटर में प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन दूसरे मौजूद है, तो जिसकी मदद से हम एक से दूसरे पे वो लोग खुद ही शिफ्ट करते हैं, हमें तो खैर नहीं करना। लेकिन अवेलेबिलिटी जोन का ये हमें फायदा होता है कि अगर एक सर्वर डाउन हो गया इन लोगों का तो दूसरा चल रहा है। हाँ, अगर पूरा रीजन डाउन हो गया, क्या पूरा रीजन डाउन हो सकता है? सवाल है ऐसे ही। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो सर उसका फिर क्या करते हैं? मतलब यहाँ पे जो लाइक जो नॉर्मल लोग सर्विसेज यूज करते हैं AWS की, तो वो कौन सा रीजन सॉरी यार माइक प्लीज। अच्छा, इनका सवाल था कि हम यहाँ पे यूज करते हैं तो कौन सा रीजन यूज करते हैं। मेरा वही सवाल है कि हमें सर्विसेज कौन सी यूज करनी है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ यूज करना है तो मैं फिर एशिया वाला यूज कर लूंगा। अब मुझे टारगेट ऑडियंस भी तो देख लिए ना, मैं रहता पाकिस्तान में और मेरी टारगेट ऑडियंस US की है, तो मैं डेफिनेटली अपने एशिया का सिलेक्ट नहीं करूंगा ना, मैं US का सिलेक्ट करूंगा। तो आपको टारगेट ऑडियंस भी पता होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा अगर आपको पता हो कि फेसबुक के मल्टीपल सर्वर्स हैं जो कि मल्टीपल रीजन्स के ऊपर मौजूद हैं, लाइक अगर मैं एशिया में हूं तो मेरी जो रिक्वेस्ट सर्वर है वो एशिया से मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, अगर कोई US में खड़ा हुआ है तो वो US के सर्वर से इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो इसलिए थोड़ा सा फास्ट और इस तरीके से बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है, फिर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हर एप्लीकेशन के नौयत अलग होती है, तो उसको फिर उस तरीके से सोचा जाता है। हम सर एक फॉर्मूला नहीं है मेरे पास
क्या अगर मैं कहूँ कि यार हम इस फॉर्मूले में उतारेंगे तो सारी एप्लीकेशन इसी फॉर्मूले से गुजर रही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे पास। सर वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ पे लेटेंसी वो बता देता है आपकी लोकेशन से बाकी सर्वर्स की। बिल्कुल, इसीलिए लोग ज्यादातर अगर आप देखो तो सीडीएन यूरोप पे देखें, अगर आपके पास फाइल्स वगैरह होती है तो वो सीडीएन ज्यादा होते हैं। सीडीएन का मतलब क्या होता है तो बताएगा? कंटेंट डिलीवरी, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का फायदा यही है कि अगर मैं यूएस से एड कर रहा हूं तो वो कंटेंट डिलीवरी सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो भी नियरेस्ट सर्वर मौजूद वो उसी से उसको रिस्पॉन्ड दे दे। तो ये फायदा होता है। लोग ज्यादातर कहते हैं इसीलिए कि मैं सीडीएल लिंक यूज करना चाहता हूं क्योंकि लेटेंसी कम हो जाए उससे, फास्ट। अब देखिए ये वही वाली चीज है कि हाउ टू चूज एडब्ल्यूएस रीजन कंप्लायंस, वही जो हमने पहले बात की, गवर्नमेंट से और उनके जो लीगल चीजें हैं वो आपको पढ़नी चाहिए पहले, ताकि उससे आपको ये पता चलता है कि अगर मैं इस रीजन में क्या डेटा डाल सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, वो सारा पढ़ना जरूरी है। प्रॉक्सिमिटी ये भी हमने डिस्कस किया, अवेलेबल सर्विस ये भी हमने डिस्कस किया, और फोर्थ एंड द मोस्ट इज प्राइसिंग। हर रीजन के हिसाब से सर्विसेज की प्राइसिंग में डिफरेंस आ सकता है, तो वो भी आपको देखना है। यानी सब कुछ हमें ही देखना है, ठीक है। एडब्ल्यूएस कुछ नहीं देखेगा, एडब्ल्यूएस सिर्फ प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये जी बोलिए। ये यूजर के अकॉर्डिंग प्राइसिंग होती है या मंथली प्राइसिंग को डिसाइड? नहीं, यूजर के अकॉर्डिंग प्राइसिंग नहीं होती, ये रीजन वाइज प्राइसिंग होती है। जैसे मैं अगर EC2 यूएस के रीजन में यूज कर रहा हूँ तो लेट्स से वो $1 में है, अगर मैं एशिया में यूज कर रहा हूँ तो वो $1.2 में पॉसिबल है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ये चीज डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है सर्विस और रीजन कैसी है AWS के साथ, उनकी अपनी पॉलिसीज कैसी है। कुछ गवर्नमेंट जो है हो सकता है उन्होंने टैक्सेस लगाए हुए, हाँ ये जबरदस्त। तो इसीलिए कहते हैं कि रीजन वाइज पॉलिसीज डिफरेंट है, पॉलिसीज डिफरेंट होती है, प्राइसेस डिफरेंट आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये वही वाली चीज है। आपको AWS आता हो, मतलब कोई जॉब AWS टू बी वेरी स्पेसिफिक, AWS ये जो हम कोर्स करेंगे इसके बाद आप एक टेस्ट दे सकती हैं, जिसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेशन आ जाएगी, वो होगी AWS एप्लीकेशन एसोसिएट। ये उसी की प्रिपरेशन ही चल रही है, जैसे हमने कुबरनेटिस की करवाई थी ना, हमने क्लास के अंदर पूरा कंटेंट कुबरनेटिस का पढ़ाया था, उसके बाद थोड़ा सा आपको बुक रीड्स करके थ्योरी पढ़ के फिर आपको एग्जाम देना होता है। तो यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे हम मेजॉरिटी प्रैक्टिकल की तरफ ही देखेंगे। थ्योरी के लिए आप थोड़ा सा कहीं से रीड कर लीजिएगा, AWS की वेबसाइट से या बुक से, कहीं से भी व्हाटएवर, और फिर आप इंशाल्लाह टेस्ट दे सकते हैं उसका भी। सर इस सर्टिफिकेट के बाद इस फील्ड में क्या फ्यूचर है? यार इस सर्टिफिकेट के बाद अगर जो AWS क्लाउड कंपनी यूज करती है ना, वो ज्यादा प्रेफर करती है फिर, क्योंकि यही सारी चीजें मैटर करती है कि प्राइसिंग देखनी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने होते हैं, कौन सी सर्विस कब यूज करनी है। इससे कॉस्ट कटिंग भी होती है। कोई ऐसी चीज मैं यूज कर रहा हूँ जिसकी जरूरत नहीं है, जो कि मैं AWS की दूसरी सर्विस यूज करके उससे अचीव कर सकता हूँ। ये सारी चीजें अगर आपको पता होगी कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या यूज करना चाहिए, किस वक्त क्या यूज करना चाहिए, तो ये अच्छा है उसके लिए, ठीक है। ये अवेलेबिलिटी जोन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। जैसे ये था, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम डिजास्टर्स। वही वाली बात के किसी एक में कोई प्रॉब्लम आ गई, लेट्स से यहाँ पे कोई डिजास्टर हुआ, तो ये दो जोन्स आपके पास अभी भी अवेलेबल हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इनके बीच में, इन तीनों के बीच में ऐसा भी है कि अगर आपको एक सर्विस एक रीजन में यूज कर रहे हैं तो वो दूसरी सर्विस दूसरे रीजन में, तो उसको कम्युनिकेट करवाने के लिए भी कुछ चीजें करनी पड़ती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं चलती। जिस तरीके से ये तो अवेलेबिलिटी जोन एक ही है, तो आप लोग यहाँ पे अगर कुछ इंस्टॉल कर देंगे तो यहाँ पे आपस में सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, 1 में 2 में 3 में, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी और रीजन में होता तो फिर उसको काम करवाने के लिए फिर हमें कुछ और काम करने पड़ते हैं, वो देखेंगे। और हर सर्विस बात भी नहीं कर सकती, ये भी हमें देखना है। ये हम वही बाय द टाइम जब हम करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। प्रेजेंट पॉइंट्स अभी हमने देखे, ये थोड़ा सा पुराना डेटा होगा, लेकिन अभी फिर भी
समझने के लिए है कि Amazon के 216 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस हैं और ये मोर और लेस 42 कंट्रीज के अंदर है और 84 सिटीज के अंदर है। अब पाकिस्तान आएगा तो फिर देखेंगे, बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये वही वाली बात है जो मैं कह रहा था। अब जिस तरीके से मैंने कहा कि बहुत सी सर्विस रीजन वाइज है तो हम रीजनल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें कुछ ऐसी सर्विसेज जो हम ग्लोबली यूज करते हैं, लाइक IAM जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, जो भी हम आज की क्लास में इंशाल्लाह वो भी करने की कोशिश करूंगा कि एक यूजर बना के हम उसको यूज कर सकें। DNS सर्विस जो है इसकी वो हम पूरे ग्लोब में यूज कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से जो रीजनल सर्विसेज जैसे EC2 अगर आपने US East 1 में बनाई है तो वो वाली मशीन आपको US East 2 में नहीं मिलेगी, मतलब किसी और रीजन में नहीं मिलेगी, सॉरी US East 1 ही है। तो किसी और रीजन में बनाएंगे तो फिर वो आपको मशीन वहां पे नहीं मिलेगी, वहां पे आपको नई क्रिएट करनी पड़ेगी, वो सारा काम करना पड़ेगा। इस तरीके से लैम्बडा फंक्शंस और ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे ये वाली URL मौजूद है जिसके अंदर रीजनल प्रोडक्ट की सर्विसेज मौजूद है, वो आप जरा एक दफा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वरना तो थ्रू आउट द कोर्स हम ये सारी चीजें चलते रहेंगे। अब आते हैं IAM सेक्शन। IAM सेक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ही आपके यूजर्स बनाना और उसकी मैनेजमेंट करना। ये काम हमने क्या लिनक्स में भी किया था ना, हमने क्या यूजर्स बनाए थे और यूजर्स के ग्रुप भी बनाए थे, याद है? ग्रुप बनाने का क्या फायदा होता है हमें? नो सर, लिनक्स में क्या था दोस्त, मुझे याद है। ग्रुप बनाए थे और ग्रुप बनाने का फायदा होता है कि हम उस ग्रुप को पर्टिकुलर जो है वो राइट्स जो है वो असाइन कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, जैसे ये 3 यूजर्स हैं जो कि डेवलपर्स के ग्रुप में है, ये 2 यूजर्स हैं जो कि ऑपरेशन के ग्रुप में है, और डेविड और चार्ल्स कौन से ग्रुप में है? ऑडिट टीम के। क्या ये पॉसिबल है एक यूजर 2 ग्रुप का पार्ट हो सकता है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ऑडिट वाले के पास जो परमिशंस होगी वो इन दोनों के पास भी होगी, लेकिन चार्ल्स के पास एक और फायदा है, उसके बाद डेवलपर्स की परमिशन है, और डेविड को एक ये फायदा है कि उसके पास ऑपरेशंस की परमिशंस है। लेकिन फ्रेड खाली बैठा हुआ है, क्यों? होगा सर, यूजर होगा सर। नहीं, फ्रेड यूजर ही है लेकिन ये किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है। परमिशन नहीं होती है। हाँ बाय डिफॉल्ट, हाँ सही है, हम परमिशन देते हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि ये किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, और AWS कहता है कि यूजर्स को किसी ना किसी ग्रुप में हमें रखना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस वो कहता है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्रेड अगर खाली बैठा हुआ है तो उसको खाली बैठाना नहीं है, इसको किसी ना किसी ग्रुप के अंदर डालना है। यानी जैसे कंपनी कर रही होती है ना, कोई भी बच्चा फारिग नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करता रहे। यहाँ पे भी वही वाला काम है कि इसको किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब रूट अकाउंट क्या होता है? रूट अकाउंट आपको पता है कि जो आप फर्स्ट टाइम जो आप अकाउंट बनाएंगे वो आपका रूट अकाउंट होगा। अब AWS एक और चीज भी कहता है कि आप अपने अकाउंट को रूट अकाउंट से एक्सेस ना करो, आप अपना एक यूजर बना लो और उसको किसकी परमिशंस दे दो? एडमिन की, ठीक है। एक एडमिन का ग्रुप बना दो, एक यूजर बना दो, यूजर को कौन से ग्रुप में डाल दो? एडमिन के ग्रुप में, और इस ग्रुप को परमिशंस दे दो एडमिन की। तो अब आप जब भी लॉगिन करोगे तो आप किससे लॉगिन करोगे? अपने एडमिन यूजर से, रूट से लॉगिन नहीं करोगे, ठीक है। चलो बता दें ऐसा क्यों करना होता है? सर लेकिन डिफरेंशिएट क्या होगा? सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से। सर आप फायदा क्या हुआ? एडमिन के पास सारे राइट नहीं होंगे रूट्स वाले? रूट्स वाले 100% राइट्स नहीं होते, रूट यूजर फिर अलग ही होता है, ठीक है। अभी मैं अभी बताता हूँ क्यों, क्योंकि जैसे मैं कोई मशीन EC2 बनाऊंगा और ये सारी चीजें लूंगा, और अगर उसके अगर आप कीज वगैरह बनाते हैं अपने सिक्योरिटी एक्सेस कीज वगैरह, तो अगर आप समझते हैं आपकी रूट की पूरी सिक्योरिटी एक्सेस की चली गई तो सब कुछ चलेगा उसके पास। एडमिन है तो फिर भी इस पे भी आपके पास बहुत सारी चीजों की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं जो कि हमें अलाउ करवानी पड़ती है रूट से, वो फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह। परमिशंस की कुछ शक्ल इस तरीके से होती है। परमिशन आप UI के थ्रू भी दे सकते हैं, और अगर आपको जेसन के थ्रू देनी है तो ये जेसन है। परमिशंस की जेसन आपको मैं दिखा दूंगा अभी कंसोल में जाके, और ये पॉलिसी इनहेरिटेंस है, इस पे आते हैं थोड़ी देर में। अब हम चलते हैं कंसोल के ऊपर, ठीक है।
कंसोल पे चलते हैं। कहाँ गया भाई ये? ओके, जरा म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा जी, चलें जी, हम आ गए कंसोल पे। अब इसका थोड़ा सा कंसोल देख लें। ये आपके वही रीजन्स आ गए, ठीक है। ये आपका यूजर नेम है, ये मेरा रूट है तो ये रूट है। अकाउंट आईडी आप लोगों को नजर आ गई, अल्लाह खैर करे, कुछ ज्यादा खराब ना हो मेरा काम तो अच्छी बात है। ओके, तो ये सर्विसेज है, तो ये देखिए इसकी सारी सर्विसेज मौजूद हैं, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज मौजूद हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। एनालिटिक्स के फिर ये सारी सर्विसेज मौजूद हैं एनालिटिक्स से रिलेटेड। और हम अभी जा रहे हैं मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हवाले से, तो ये सारे इसके यहाँ पे डिटेल्स मौजूद हैं, सर्विसेज मौजूद हैं, नेटवर्किंग सारी चीजें, स्टोरेज हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीजों। अभी हम चलते हैं IAM पे, जिससे हमें सारी सर सर्च करते हैं। IAM, जी बोलो बोलो। सर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इस सब का मतलब अलग अलग यूजेज होता है। हाँ हाँ, अगर हम बीइंग क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट, अगर हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बने, हमारा एक सेपरेट सेक्शन होगा, हम उसमें प्रैक्टिस हमारी डोमेन रहेगी। लेकिन हाँ, आपको अगर मोस्टली सारी चीजें पता चल जाती है तो सिर्फ डिप्लॉयमेंट और वो सारी चीजें जो होती है ना, वो फिर हो जाती है अमेज़न पे, कोई तो मसला नहीं है, वो भी आपको पता चलेगा। आप थोड़ा सा 1-2 क्लासेस लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि मैं खुद घूम सकता हूँ, सारी चीजें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखिए, अभी हम चलते हैं IAM पे, ठीक है। IAM पे चलते हैं सर्विसेज में। अभी मेरे ख्याल में कोई यूजर नहीं बना हुआ होगा मेरा, as I believe। ठीक है सर, ये तो IAM हम क्यों करते हैं, ये क्या चीज है? IAM आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है ना ये। मतलब आपके जो यूजर्स वगैरह बनते हैं ना, सारी चीजें यहाँ पे बनेंगी, यूजर्स यहाँ पे बनेंगे, रोल्स यहाँ पे होगी, पॉलिसीज यहाँ पे होगी, सारी चीजें यहीं से बनेंगी आपकी। ठीक है, सबसे पहले हमें IAM में जाना होगा और वो सारी चीजें सबसे पहले हाँ, स्टार्टिंग आपका IAM से स्टार्ट होगा, ठीक है। सॉरी, ये वाला सेक्शन सिर्फ रूट यूजर को अलाउ करता होगा ना? नहीं, एडमिन को भी हम करवाएंगे, क्योंकि फिर आगे जाके फिर एडमिन ही ये सारे काम करेगा, क्योंकि रूट यूजर से तो मुझे लॉगिन ही नहीं होना। ठीक है, अब हम करते हैं ऐड यूजर करते हैं जनाब, ठीक है। यूजर नेम आ गया। सर ऐसा नहीं हो अभी रूट यूजर एडमिन को एक्सेस देगा, तो एडमिन यूजर्स को देंगे। सॉरी, वापस बोलिएगा। हम ये कह रहे हैं जैसे आपने रूट यूजर से लॉगिन होना है, एक्सेस चीजें नहीं करना, तो रूट पहले हम रूट यूजर से लॉगिन होंगे, देन एडमिन को एक्सेस देंगे रूट यूजर, देन एडमिन यूजर्स को देगा। ऐसे होगा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि आप अपने आप को समझते कि आप अपने आप को एक एडमिन बना के दे दें, ताकि आप रूट यूजर से कभी लॉगिन ना हो, बस ये समझ लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। पासवर्ड, कस्टम पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं, डाल देते हैं इसको, ओके। और यूजर मस्ट क्रिएट पासवर्ड और नेक्स्ट लॉगिन, नहीं मुझे जरूरत नहीं है। ये एक ऊपर चीज है असेस की, सर ये क्या कह रहा है? मतलब ये जब हम एक्सेस की, यानी ये आपको कीज दे देगा और फिर आपको उस कीज के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। मैं अभी उस कीज के थ्रू नहीं जा रहा, क्योंकि ये हमारे पास आगे आ रहा है तो हम उस पर आते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इससे जा रहा हूँ, पासवर्ड से, ताकि हम लॉगिन कर सकें उसको मैनेजमेंट से, ठीक है। इसको ना, ठीक है। ग्रुप में बनाना है, नहीं बनाना, परमिशन देंगे किसी और यूजर की, डायरेक्ट एग्जिस्टिंग यूजर्स को परमिशन भी दे सकते हैं, या एग्जिस्टिंग पॉलिसी को आपके पास पड़ी है तो उसको अटैच कर सकते हैं। अभी मैं बना देता हूँ क्रिएट अ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप बनाऊंगा मैं किसका? एडमिन का, और इसको दे दूंगा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, लाइक दिस, ठीक है। प्रोवाइड्स फुल AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए बहुत सारी सर्विसेज मौजूद है, टू बी वेरी स्पेसिफिक आप कुछ भी दे सकते हैं। S3 के देना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर ये यूजर S3 के लिए है तो हम इसको S3 के फुल एक्सेस दे सकते हैं। तो आप एक ग्रुप बना लें कि S3 का, तो आप चाहते हो कि यार ये वाला यूजर S3 को एक्सेस कर सके तो आप उसको एक्सेस दे दो। और फुल एक्सेस नहीं देना चाह रहे हो, रीड और राइट का देना चाह रहे हो, तो वो भी मौजूद है इसके अंदर। ये रहा S3 का रीड ओनली एक्सेस, S3 का राइट ओनली एक्सेस, तो ये सारी चीजें मौजूद है।
अभी मैं एडमिन का हूँ, सिर्फ मुझे जी बोलिए। S3 क्या चीज है सर? S3 अगर पता हो तो स्टोरेज बकेट है अमेजोन की, जिस तरीके से गूगल की भी है ना, गूगल स्टोरेज, जी जी सर। ये उसी तरीके से अमेजोन का S3 स्टोरेज बकेट है। ठीक है, ठीक है, ये हमने एक एडमिन बनाया, उसको अटैच्ड आ गई। जी बोलिए। नेक्स्ट टैग है, अगर आप देना चाहें तो। हाँ हाँ, CICD मतलब फ्रंट एंड कोई भी प्रोजेक्ट है उसको हमने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, गिटहब के थ्रू CID और CD पाइपलाइन इंटीग्रेशन होगी। तो इन सब के अंदर जो जेंकिंस हैं या दूसरे एंसिबल टूल्स हैं, ये कहाँ पे करके आते हैं, इनको हम क्यों यूज करते हैं जबकि हमारी डिप्लॉयमेंट तो सीधी हो गई है। ये पॉलिसी का ऑप्शन था वो मिस कर दिया, काइंडली उसको बता दीजिएगा, थोड़ा सा बैक जाइएगा, थोड़ा और प्रीवियस सर, थोड़ा सा और प्रीवियस। यस सर, और प्रीवियस ठीक है, इसके आगे चलें थोड़ा। नहीं और प्रीवियस सर, ये एडमिन पे क्लिक कीजिएगा इधर। ये एडमिन ग्रुप बनाया ना मैंने, अभी एक ग्रुप बनाया एडमिन जिसके अंदर ये वाली पॉलिसी अटैच की हुई है। यस सर, ये अच्छा पॉलिसी सर अलग से कोई चीज नहीं है, पॉलिसी हम अपनी भी बना सकते हैं, और क्या कहते हैं AWS में ये पॉलिसीज बना के भी दी हैं पहले से ही। यस सर, ये पॉलिसीज क्रिएट पॉलिसीज लिखा हुआ था इधर, ये एडमिन। हाँ, ये वाली क्रिएट, वो तो कह रहा हूं, ये वाली ये पॉलिसी है ना, हाँ, इसको हम अपनी पॉलिसी भी बना सकते हैं। वही मैं समझा रहा हूँ कि अगर मैं इसको क्रिएट पॉलिसी करूंगा ना, तो इससे आप अपनी पूरी पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे मैंने जेसन बताई थी आपको पीछे, कि जेसन है, तो ये देखिए यहाँ पे आप अपनी जेसन में पूरी पॉलिसी अपनी बता सकते हैं। अगर आप कुछ चाहे तो ये देखिए, आप अपनी सर्विसेज भी चूज करके बता सकते हैं। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक, अभी जो हम यूज कर रहे हैं, जो बनी बनाई पॉलिसी है उसको यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहें कि आप अपनी कोई कस्टम बनाना चाहें कि यार ये एडमिन तो हो लेकिन ये एक्सेस ना कर सकता हो, तो क्या ये पॉसिबल है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे से मेरा यूजर निकल गया इस चक्कर में। ठीक है, वापस बनाते हैं सर। नहीं, वो पिछली विंडो पे आई थिंक वो IAM यूजर वाली है। यस आई थिंक। ओके, चलो गुड हो गया। क्रिएट ग्रुप कर लेते हैं। अच्छा, ग्रुप तो हो चुका, कैंसिल बन गया, ग्रुप तो बन चुका था। अच्छा, नया बना, ठीक है, ठीक है। टैग ऐड कर दें। टैग तो आप सबको पता है, जिस तरीके से हम डॉकर की इमेज में भी टैग्स वगैरह देते थे, कुबरनेटिस में भी देते थे, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप टैग्स देना चाहें तो दे दें, मर्जी आपकी। ये उसकी डिटेल बता रहा है कि मैंने यूट्यूब के नाम से यूजर बना लिया, ये है, ठीक है, ये बन गया। अब हम करते हैं इसको कनेक्ट। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको यहां से बता दूं कि भाई इस वाले यूजर को ईमेल कर दो, तो ये इसको ईमेल कर देगा। लेकिन अभी मैं इसको ईमेल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। अभी ये देखिए, ये साइन इन URL दिखा तो रहा है वो मुझे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक और चीज, ये देखें। अब ये मुझे अपना अकाउंट आईडी बता रहा है। इसको ये कह रहा है अगर लॉगिन करना हो ना तो ये वाला URL दो। मैं अगर ये वाला URL उठाता हूँ और एक नया वो खोल के इधर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखिएगा क्या करेगा। खुल जाओ सिंपल। ठीक है, ये देखें, ये मेरी आईडी दे रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है या तो आईडी दे दो या तो क्या दे दो, अकाउंट एलियास। अगर मैं किसी को ये वाले URL देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे कि इसमें क्या आ रहा होता है, आईडी आ रही है। इसके लिए मैं एलियास बना सकता हूँ। कैसे एलियास बना सकता हूँ वो दिखा देता हूँ। ये क्रिएट किया मैंने और यहाँ पे मैंने कोई भी एलियास बना दिया। सेव चेंजेस। अब देखें ये URL थोड़ा सा अच्छा हो गया। अगर मुझे किसी को भी देना है तो ये तरीका है, मैं इसको ये कॉपी कर दूं, वो इधर जाएगा और उसको लॉगिन कर देगा। ठीक है, चलें लॉगिन भी कर लेते हैं एडमिन यूजर से। लेकिन एक सवाल है, अगर किसी को ये वाला URL भूल जाए या कुछ हो जाए तो फिर मैं क्या करूं? सर कौन से वाला URL भूल गए? ये वाला लॉगिन करने के लिए। ये कह रहा है ना कि यहाँ से आप ये वाला लॉगिन सर आईडी यूज करेंगे। हाँ, उसके बाद नहीं, रूट को यूज नहीं करना। अगर आप भूल भी गए तो टेंशन नहीं है, मैं जाता हूँ AWS Amazon क्या था, साइन इन
साइन इन AWS, ठीक है, इधर जाता हूँ, इधर गया साइन इन पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखें यहाँ पे तो ये पहले से लिखा हुआ है, वरना तो ये यहाँ पे ये बता देता है, क्या बताता है, यहाँ पे दो ऑप्शन आते थे, आपने देखा होगा, एक रूट यूजर था और एक था IAM यूजर। जब IAM यूजर आएगा तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा क्या, इसका अकाउंट आईडी, या तो अगर आपने एलियास बनाया होगा तो एलियास दे देंगे। अच्छा मैंने ये बनाया था और मैंने डाला था पासवर्ड ये, रिमेंबर दिस अकाउंट कर देते हैं और करते हैं नेक्स्ट। चले, मेरा सबसे पहला काम हो गया, एक मैंने एडमिन यूजर बना दिया सबको। ठीक है जी, अब ये देखें, ये मैं कनेक्ट हूँ अपने वाले एडमिन वाले आईडी से, और यहाँ पे मुझे जो कनेक्ट हूँ वो मैं अपने रूट यूजर से कनेक्ट हूँ, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो IAM पे था, तो IAM पे यहाँ पे मेरा रीजन चेंज हो गया, यहाँ पे रीजन क्या आ रहा है, ग्लोबल। क्यों? क्योंकि IAM जो सर्विस है वो ग्लोबल अवेलेबल है, नॉट फॉर सिंगल रीजन अवेलेबल है, नॉट फॉर अ रीजनल वाइज है, ठीक है। ओके जी, हम आते हैं, ठीक है। तो वही वाली सारी चीजें जो मैं वहां पे कर सकता था, यहाँ पे भी करने की कोशिश करता हूँ, IAM कर लेता हूँ। सर ये एलियास हमने कहाँ से बनाया था? एलियास हमने बनाया था IAM के अंदर गए थे, IAM के होम पे जाएंगे और होम पे आप देखिएगा अपने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे सब ये रहा। आपको ये एरर किस चीज का शो हो रहा है? ये वाला बताएं किस चीज का है? MFA माफिया पता नहीं क्या है सर ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको भी हम देखते हैं, आते हैं उस पर, ठीक है। अब हम चल रहे हैं वापस प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ी देर के लिए। परमिशन का भी हमने देखा थोड़ी देर के लिए, परमिशन हम टू बी वेरी स्पेसिफिक क्लिक करके भी दे सकते हैं, या तो अगर हमें इस तरीके से देनी हो तो हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये इलास्टिक लोड बैलेंसर को दे रहा है, ये EC2 को दे रहा है, ये क्लाउड वॉच को दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। वही परमिशन भी डेफिनेटली जिस तरीके से ग्रुप आपका इनहेरिटेंस हो रहा होता है, आप ग्रुप को एक यूजर को दूसरे ग्रुप पर डाल सकते हो, तो एक यूजर के ऊपर भी आप दूसरी पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो किसी ग्रुप में हो, हम पॉलिसीज भी दे सकते हैं। ये पॉलिसी रिस्पेक्ट करे इस तरीके से। अभी हम मेलिंग जो जनरेट किया था वो हम शेयर कर सकते हैं यूजर्स के साथ। हाँ बिल्कुल, आप डेफिनेटली जब आप यूजर बनाएंगे तो आप किसी के साथ उसको शेयर करेंगे ना, ठीक है। सर ये चाइल्ड और ऑपरेशन, ये दोनों मतलब कि क्या डिफरेंस है, और इसी को डेवऑप्स कहते हैं? डेवऑप्स, ये डेवऑप्स नहीं है पूरा, ठीक है। डेवऑप्स इज अ डिफरेंट, डेवऑप्स का मतलब डेवलपमेंट भी चल रही है, ऑपरेशंस भी चल रही है। यहाँ पे अभी हम पूरा का पूरा प्योरली ऑपरेशंस देख रहे हैं। ऑपरेशंस, ये सारी चीजें ऑपरेशंस के अंदर ही आ रही है कि आपने यूजर बना के दे दिया, आप वो EC2 को कनेक्ट कर सके, आप पूरा मैनेजमेंट कंसोल कर रहे हो कि टू बी वेरी स्पेसिफिक कोई सर्विस यूज करवाना चाह रहे हो किसी यूजर को, तो ये इस तरीके से पूरी चीज है। तब ये ऑपरेशंस में आएंगी, ये ऑपरेशन है आपके सारे। अब आते हैं पासवर्ड पॉलिसीज के ऊपर। हम इसके अंदर अपनी पासवर्ड पॉलिसीज को सेट कर सकते हैं जिस तरीके से यूजुअली होता है कि अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम पासवर्ड पॉलिसीज को सेट कर सकते हैं अपनी। ठीक है, ये अभी आपकी पासवर्ड पॉलिसी बनी हुई है। मिनिमम पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, मिनिमम 3 मिक्स कैरेक्टर्स आने चाहिए, ये वाले आपके पास अल्फा न्यूमेरिक वाले, और आइडेंटिकल यूजर नेम होना चाहिए और ईमेल एड्रेस या ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ये देखेंगे इसकी पॉलिसी सेट हुई है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आप जो भी करवाना चाहें। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब जब भी कोई नया पासवर्ड यूजर बनेगा उसके बाद आप वो उसका पासवर्ड सेट करेगा तो ये इस पॉलिसीज को देख रहा होगा जो यूजुअली हम यूज कर रहे होते हैं।
ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन पॉलिसीज के बाद आपको क्या करना चाहिए, एमएफ। सर हमें यूजर जो है खुद बना के देना होगा ऑटोमेटिकली, यूजर खुद नहीं आप खुद बना के देते हैं ना, मतलब एडमिन तो कोई ना कोई तो होगा ना, उसकी जिम्मेदारी होगी ना, वो ये सारे काम करेगा। AWS क्लाउड, यानी अगर आप क्लाउड हो, आपको आती है सारी चीजें AWS क्लाउड की, तो ये सारी चीजें आप करके दे रहे होगे ना, ये ऑटोमेटिक सारी चीजें तो नहीं होती ना। पासवर्ड पॉलिसी आप डिफाइन करोगे कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, डिफॉल्ट वाली तो लगी हुई है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हो कि और स्ट्रॉन्ग करना है, 8 की जगह नहीं 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, या वॉट एवर, वो अभी जो हमने सारी पॉलिसीज देखी आ गई, दिखा देता हूँ वापस से। अकाउंट सेटिंग्स, ये चेंज पॉलिसी, ये देखिए, आप चाहते हो कि एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, नॉन अल्फा, ये एक्सपायरेशन भी दे सकते हैं आप इसकी, पासवर्ड के कब एक्सपायर होना चाहिए, अलाउ यूजर कि आप उसको अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूजर खुद करेगा सेट। ये डिपेंड करता है, जिस तरीके से अभी मैंने किया था, मैंने कहा कि यार मैं सेट करके दे रहा हूँ तो मैं वो यूज करूँ। आप चाह रहे हो कि यार जो आप दे रहे हो उसके बाद वो लॉग इन करे और उसके बाद चेंज करे, ऐसा भी होता है ना, यूजुअली ज्यादातर यही होता है कि आप किसी को पासवर्ड अपना सेट करके देते हो और उसको कहते हो कि भाई जब वो नेक्स्ट लॉग इन करे फर्स्ट टाइम पे तो उसका पासवर्ड वो खुद चेंज कर ले अपना। तो ये भी एक्चुअली जब आप क्रिएट कर रहे थे यूजर, उस टाइम पे उसने ऑप्शन पे पूछा था उसने, बिल्कुल मैं दोबारा दिखाता हूँ, मैं देखिएगा को ऑप्शन, यूजर पे आता हूँ, यूजर्स, कमान, किसी ने हाथ खड़ा किया, अब्दुल रहमान भाई जी बोलिए। ऐड न्यू यूजर, पासवर्ड, ये देखें कस्टम पासवर्ड, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। अगर इस पे चेक लगा होता तो मैं जैसे ही लॉगिन करता तो वहां मुझे पासवर्ड उधर जाके चेंज करना पड़ता। अब ये देखिए, ये भी पॉलिसी है इसकी, आई एम यूजर चेंज पासवर्ड। अगर आप ये वाली पॉलिसी रिमूव कर दें यूजर पे से तो वो उसका पासवर्ड कभी भी चेंज नहीं करेगा, अगर आप लगा दें तो वो चेंज कर सकता होगा। तो ये भी पॉलिसी बनी हुई है, ये देखना। तो मतलब टोटली कंट्रोल आपके हाथ में ही है यहाँ पे कि आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। किसी यूजर को पॉलिसी देना चाहते हैं, किसी यूजर को पॉलिसी नहीं देना चाहते, ये भी आपके हाथ में, वो भी आप कर सकते हैं। अब आता है MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका क्या फायदा होता है, कोई बताएगा? सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी है, ठीक है। और किस तरह यूज होता है, कभी किसी ने यूज किया ही है? सिर्फ फोन पर आपको एक्सेस कोड आता है, एक डिवाइस में उसको OTP टोकन्स वगैरह आते हैं। जिस तरह से बैंक का होता है वो बिल्कुल उसी तरह से आप मल्टी फैक्टर, आजकल आउटलुक पे भी बहुत सारी बड़ी कंपनी है इस तरह करती है, यस एग्जैक्टली उसी का। तो ये तरीका है इसका, ठीक है। MFA, इसीलिए वो रेड कलर का ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है आप जब भी अपने अकाउंट को करते हो तो उसको MFA करो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। क्योंकि बीच में ऐसा भी हुआ था कि किसी ने बाय मिस्टेक है ना अपना एक्सेस डाल दिया था कहाँ पे, गिटअप पे गलती से, तो वहां से किसी ने वो एक्सेस क्या होगा और उसको ना आई थिंक $25,000 या $30,000 का बिल भी आ गया था। और उसने ऐसी कोई सर्विसेज वगैरह यूज कर ली जिससे वो बिल्ड हो गया। और इसके अंदर कुछ सर्विसेज पेड हैं, कुछ सर्विसेज फ्री हैं, तो वो हम देख लेंगे कि क्या चीज क्या है, ठीक है। तो MFA के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके मौजूद हैं? बोलिए बोलिए। कस्टमर यूजर पाकिस्तान में बैठे हुए तो जो रीजन होगा मैं इंडिया का सिलेक्ट करूंगा। हाँ मतलब डिपेंड, अब आपको ये देखना है ना कि आपकी एप्लीकेशन के यूजर्स कौन से हैं। अगर आपका लोकली है तो आप अपना नियरेस्ट सिलेक्ट करोगे, जरूरी नहीं है इंडिया सिलेक्ट करो। आप लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हो तो आप राइट हैंड साइड पे भी देख सकते हो कि यार कोई और भी तो हो सकता है। ये तो मैंने ऐसे इंडिया मुंह से बोला था क्योंकि पड़ोसी है, दैट्स व्हाई। तो आप जरूरी नहीं है कि इंडिया की तरफ ही जाओ, आप अपना और रीजन भी देख सकते हो। हमारे पास चारों तरफ से पड़ोसी आते हैं ना, चाइना भी है, चाइना वाला रीजन आप यूज कर सकते हो। जब आप एक रीजन हमारा
तो हम दूसरा रीजन यूज कर सकते हैं। तो सर क्या हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसके अंदर, सर्वर के अंदर, तो उसको बताना पड़ेगा कि अगर ये रीजन डाउन है तो फिर ये एक्टिव हो जाए, राइट? ये हाई अवेलेबिलिटी के अंदर आते हैं, आगे जाके आप देखेंगे डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो सर उसके लिए फिर उसको बताना भी पड़ेगा कि ये इसका सर्वर होगा और ये डेटाबेस होगा जिससे वो डाटा लेके जाएगा, जहाँ पर कम्युनिकेशन। असल में ऐसा होता नहीं है कि आप उसको बताओ कि जब ये डाउन हो तब आपको उस सर्वर के अंदर रीजन में यूज करना पड़ेगा और उसको अपने नेटवर्किंग के थ्रू उसको कनेक्ट भी करवाना पड़ेगा, ताकि अगर उस रीजन में बंद हो तो वो ऑटोमेटिक हो जाए, वो खुद नहीं करेगा। वो हम देखेंगे किस तरीके से होता है। अच्छा, माइक म्यूट कर दिएगा 2 मिनट और हमारी क्लास का आई थिंक टाइम भी ओवर हो गया। तो सिर्फ ये मैं बता देता हूँ, MFA आपको नेक्स्ट क्लास में करना क्या है, अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद रूट यूजर होगा, रूट यूजर से लॉगिन होने के बाद आपको एडमिन अकाउंट बनाना है। एडमिन अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर MFA इंप्लीमेंट करना है। हम लोग कौन सा MFA इंप्लीमेंट करेंगे, हम लोग ये वाले यूज करेंगे। गूगल ऑथेंटिकेटर यूज कर सकते हैं आप, और ऑथी यूज कर सकते हैं। ये आपको उस पर मिल जाएंगे, किस पे, प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, दोनों पे मिल जाएंगे। मैं यूजुअली गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करता हूँ, अगर आप ऑथी यूज करना चाहते हो ऑथी भी यूज करके देख सकते हैं। वरना ये वाली कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू भी होता है, तो कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस थर्ड पार्टी आती हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग डेफिनेटली थर्ड पार्टी हार्डवेयर डिवाइसेस की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग यही यूज करेंगे। ये एप्लीकेशन गूगल ऑथेंटिकेटर या तो आती है, वो आप यूज कर लीजिएगा। किस तरीके से होगा वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं अभी अपना MFA एक्टिविटी करूंगा, तो साथ चलने के लिए इसकी जगह आप लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक सबका AWS का अकाउंट बन जाना चाहिए और एडमिन यूजर बन जाना चाहिए और MFA हो जाएगा। यहाँ पे कोई थोड़ा सा ग्रुप के साथ खेल लीजिएगा, थोड़ी सी पॉलिसीज देख लीजिएगा, आगे चलेंगे इंशाल्लाह। सही रूट यूजर है और IAM यूजर असाइन रूट यूजर करते हैं आप। हाँ डेफिनेटली यूजर होगा, उसके बाद आगे यूजर होगा। जैसे ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं सर। हाँ, अकाउंट क्रिएट करें तो पहले तो फर्स्ट टाइम रूट यूजर से ही कनेक्ट होंगे ना। ठीक है, क्लास इंशाल्लाह करते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। जी भाई, किसी का सवाल नहीं? थैंक यू सर। जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक में शोर आ रहा है। जी तो सवाल पूछिए आप अपना माइक अनम्यूट करके। सर पोर्टल पे क्या पोर्टल पे मैं करवाता हूँ, पोर्टल पे मैं करवाता हूँ जी। ये वो क्या नाम है, मोड बेस में टेस्ट दिया था, तो टेस्ट था, तो सर उन्होंने हमें वो प्रोग्राम दिया है, ठीक है, तो वो है सिंपल, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ना लॉजिकली बात समझ नहीं आ रही जो वेरिफिकेशन करने के लिए, तो उसके लिए मैं आपके साथ और शेयर करना चाह रहा था। आप मेरे से कर दीजिएगा, प्राइवेट ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, देखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।